मेरा जन्म इस दुनिया में एक ड्रैगन अंडे के रूप में हुआ। ये कोई मामूली अंडा नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ 2 जर्दी वाला अंडा था जिसमें से जुड़वां बच्चे निकल सकते थे। मुझे लगा था कि पैदा होते ही मैं दुनिया के शिखर पर होऊंगा, मगर इसके बजाय मेरे माता पिता ने मुझे कबीले से बाहर निकाल दिया और दुनिया की सबसे खतरनाक राक्षसी गुफा में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। ड्रैगन कबीले का रिवाज है कि एक बार में केवल एक ही बच्चा पाला जाता है। अगर एक से ज्यादा अंडे हों तो कमजोर वाले को खा लिया जाता है। हर तरह से मेरी काबिलियत मेरे बड़े भाई बहनों से कम थी, इसलिए मैं वो बन गया जिसे उन्होंने फेंक दिया। ये गुफा ऊंचे स्तर के राक्षसों से भरी है और मेरा शाही खून मुझे वैसा ही शिकार बनाता है जिसकी उन्हें तलाश रहती है। मेरे ड्रैगन माता पिता को जरा भी फिक्र नहीं थी कि मैं कभी वापस आऊंगा, और हुआ भी वही जैसा उन्होंने सोचा था। पहले लेवल पर बस जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात थी। मेरा छोटा और दुबला शरीर मुझे बड़े राक्षसों से बचने के लिए छिपने में मदद करता रहा, लेकिन खाने की कमी मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ खींच रही थी। जब मैं बिना किसी दिशा के खाने की तलाश में पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था, तब उस धुंधली गुफा में एक हल्की खट्टी महक आई। ये महक तीखी और थोड़ी सड़ी हुई थी, लेकिन मेरे पैदा हुए बच्चे वाले शरीर को एहसास हुआ कि ये खाना है। ये ऐसी गंध थी जिसे सिर्फ ड्रैगन की नाक पहचान सकती थी। मैंने बिना सोचे समझे कई गुफाएं पार की और आखिर में उस महक की असली जगह तक पहुंच गया। वहां एक गोल गुंबद जैसी बड़ी गुफा थी। उस गुफा के खाली बीच वाले हिस्से में एक विशाल ड्रैगन लेटा था। वो 20 मीटर लंबी और लेवल 28 की अर्थ ड्रैगन थी। उसकी एक छींक भी मुझे मार सकती थी। महक का पीछा करते हुए मुझे मेरे ही आकार के 3-4 अर्थ ड्रैगन के बच्चे दिखे, जो भूख के मारे दूध पी रहे थे। अर्थ ड्रैगन असली ड्रैगन नहीं होते, लेकिन उनका खून ड्रैगन जैसा ही होता है। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि एक कैंडल ड्रैगन होने के नाते मैं अर्थ ड्रैगन का दूध पी सकता था। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मैं सावधानी से उस अर्थ ड्रैगन के पेट की तरफ रेंगते हुए गया। उन 4 बच्चों को साफ तौर पर देखकर मेरी जान में जान आई। किस्मत मेरे साथ थी। अभी पैदा होने के कारण उन बच्चों की आंखें नहीं खुली थीं। कोई मुझे चोरी छिपे दूध पीते हुए नहीं पकड़ सकता था। मैंने एक आखिरी बार देखा कि वो अर्थ ड्रैगन देख तो नहीं रही, और फिर अपनी भूख मिटाने लगा। मैं बड़े बड़े घूंट भरकर दूध पीने लगा। दूध पिला रही अर्थ ड्रैगन अचानक हैरान होकर कांपी। उसने सोचा, अरे कौन सा बच्चा इतनी जोर से दूध पी रहा है। लेकिन एक माँ की ममता ने उससे कहा कि भूखे बच्चे का खाना अच्छी बात है, और उसे रोकने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही गर्म दूध मेरे गले से नीचे उतरा, मेरे ठंडे पड़ रहे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। इसके साथ ही मेरा लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद मौत से बचने की राहत थी, या फिर उस अर्थ ड्रैगन की ममता बहुत सुकून देने वाली थी। लेकिन जैसे ही मेरा डर खत्म हुआ, मेरा सिर झुक गया और मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन जब मेरी गर्दन पर एक तेज चुभन महसूस हुई तो मेरी आंख खुल गई। फिर एक बड़ी सी आंख मेरी पूरी नज़रों के सामने थी। उन आंखों में देखते हुए जो गुस्से से भरी थीं, मैं बस यही दुआ कर सकता था कि वो मुझे जल्दी से चबा ले ताकि सब जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने अपने हाथ पैर समेटे, आंखें बंद कीं और अपनी किस्मत के हवाले हो गया। लेकिन मौत कभी नहीं आई। उस अर्थ ड्रैगन के चेहरे के भाव बदल गए। गुस्सा धीरे धीरे दया में बदल गया, फिर एक बेबसी सी दिखी। आखिर में एक लंबी सांस लेकर उसने अपनी आंखें बंद कीं और मुझे धीरे से वापस अपने बच्चों के बीच रख दिया। मैं पूरी तरह दंग रह गया। वो अर्थ ड्रैगन दूसरी तरफ मुड़ गई, दोबारा बैठ गई और खर्राटे लेने लगी। अभी अभी आंखें खोलने वाले बच्चे खुशी खुशी मेरे चारों तरफ घूमने लगे और मुझे सूंघने लगे हैं। चारों छोटे पिल्लों की तरह मुझे चाटने लगे, जैसे किसी नए भाई का स्वागत कर रहे हों। यकीन नहीं होता, क्या माँ सच में इस बदसूरत चीज़ को साथ रखने वाली हैं? ये बहुत अजीब दिखता है, जैसे किसी परग्रही छिपकली की मिलीजुली नस्ल हो। मैंने ध्यान से सुना और मुझे समझ आया कि उनका एक एक शब्द मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैंने अपना मुंह खोला और गुस्से में एक दहाड़ मारी। चारों बच्चे वहीं के वहीं जम गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं पलटकर जवाब दूंगा। सच तो ये है कि मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेवल बढ़ने और दिमाग से बातचीत करने की शक्ति मिलने के बाद अब मैं न सिर्फ दूसरे राक्षसों को समझ सकता था, बल्कि वे भी मेरी बात समझ सकते थे। इस तरह मैंने उस गुफा में बड़े आराम से 3 दिन बिताए। उन बच्चों के साथ रहना उम्मीद से कहीं ज़्यादा मज़ेदार था। उनकी ज़ुबान खराब थी, बस इतनी ही बात थी। उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया। वे मेरा मजाक उड़ाते रहते और मुझे बेशर्म कहते, जो दूसरों के भरोसे जी रहा था। लेकिन असलियत में, क्योंकि मैं सबसे छोटा, दुबला और बदसूरत था, इसलिए जब भी हम सोते वे चारों मेरे चारों तरफ घेरा बना लेते, और जब भी गुफा के बाहर ज़रा सी भी हलचल होती वे मेरे और करीब आ जाते और भौंकते हुए कहते, पीछे हट बेकार डरपोक कहीं के, चुप रहे और बीच में मत आ। पर उनके काम कुछ और ही कह रहे थे।
वे मुझ बाहरी जीव की रक्षा कर रहे थे। मैंने चुपके से उनकी ताकत जांची थी। वे मुझसे बहुत कमज़ोर थे, पर मैंने कभी उन्हें ये पता नहीं चलने दिया। एक दुर्लभ और ऊंचे दर्जे का राक्षस होने के नाते मेरा लेवल उनके मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उन कुछ दिनों में मैं लेवल 9 तक पहुंच गया था, जबकि वे चारों अभी लेवल 4 पर ही थे। 3 दिनों के बाद मैं सच में उस अर्थ ड्रैगन परिवार को अपना मानने लगा था। वे मेरे उन सगे माता पिता से 1000 गुना बेहतर थे जिन्होंने मुझे पैदा किया था। बस एक ही मलाल था कि मेरी उस अर्थ ड्रैगन माँ से कभी बात नहीं हुई। जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करता, वो मुझे बस एक नज़र देखती और कोई जवाब नहीं देती। मुझे लगा था कि ये सुकून भरे दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अगली ही सुबह लेवल 35 के एक कोड़ो जानवर ने गुफा में घुसकर उस शांति को तोड़ दिया। उसकी चारों खून जैसी लाल आंखें उन 4 अर्थ ड्रैगन बच्चों पर टिकी थीं। वो भूख से पूरी तरह पागल हो रहा था। अर्थ ड्रैगन माँ ने तुरंत उन बच्चों को अपनी पूंछ से गुफा के एक कोने में धकेल दिया और खुद उस जानवर के सामने खड़ी हो गईं। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड में लड़ाई भड़क उठी। लेकिन अपने से ऊंचे लेवल के उस जानवर के सामने अर्थ ड्रैगन माँ को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। अपने बच्चों को बचाने की आखिरी कोशिश में उस जानवर का नुकीला सींग सीधा उनकी छाती के आर पार हो गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने पैर जमीन में गाड़ दिए और उस जानवर को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके पंजे उस जानवर की गर्दन पर लोहे की जंजीर की तरह कस गए। फिर एक दहाड़ के साथ उन्होंने अपना मुंह खोला और उस जानवर की पीठ का मांस नोच लिया। उनकी टक्कर से गुफा हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे। मैं हवा में उछला और गिरते हुए पत्थरों को अपने हाथ पैरों से मारने लगा, लेकिन गुफा बहुत तेज़ी से गिर रही थी। उन 4 बच्चों को बचाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस माँ की मदद के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर मैं कोशिश भी करता तो उस ताकतवर जानवर के सामने मैं कुछ नहीं कर पाता, बल्कि बस बीच में बाधा ही बनता। तभी वो कोड़ो जानवर एक पागलपन भरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। क्या आप इसके आगे की कहानी भी इसी तरह अनुवाद करवाना चाहेंगे? कोड़ो जानवर पूरी ताकत से आगे बढ़ा और उसकी वजह से अर्थ ड्रैगन की छाती में धंसा हुआ वो मोटा सींग बुरी तरह टूट गया। छाती फटने की वजह से उसे असहनीय दर्द हुआ। अर्थ ड्रैगन माँ को पता था कि वो इस लड़ाई में नहीं बचेगी। उसने आखिरी बार अपने बच्चों की तरफ देखा और जब उसने मुझे उन्हें बचाने के लिए जी जान से लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक सुकून भरी चमक आ गई, जैसे वो कह रही हो, तुम्हें न खाकर मैंने सही फैसला किया था। तभी उसकी खून से सनी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत जुटाई और कोड़ो जानवर के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार टक्कर मारी। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि टक्कर लगते ही उसकी अपनी खोपड़ी और जबड़ा चकनाचूर हो गए। लेकिन वो ताकतवर कोड़ो जानवर भी सिर के पीछे हुए इस जानलेवा हमले को झेल नहीं पाया और उसकी खोपड़ी भी टूट गई। दोनों विशाल जीव दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई खत्म होते ही गुफा का गिरना भी रुक गया। मैं खुद को मलबे से बाहर निकालकर अर्थ ड्रैगन माँ के पास भागा, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे सब समझ आ गया। वो जा चुकी थी। मेरे बच्चे, क्या मेरे बच्चे ठीक हैं? ये पहली बार था जब मैंने उस माँ को बोलते सुना था। उसकी जान बस एक टिमटिमाते दिए जैसी बची थी और टूटे जबड़े की वजह से उसका एक एक शब्द बोलना मुश्किल था। उसका ये सवाल सुनकर मुझे अपने सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, क्योंकि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। वे सब गिरते हुए पत्थरों के नीचे दब गए थे। पत्थर इतने ज़्यादा थे कि मैं चाहकर भी उन सबको नहीं रोक पाया। माँ की उस आखिरी टक्कर की वजह से गुफा का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। मैं तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन वे चारों बच्चे जिनके साथ मैंने कुछ दिन बिताए थे और जिन्हें मैं अपना भाई बहन मानने लगा था, अब मलबे के नीचे दबे हुए थे। अभी कुछ मिनट पहले वे जिंदा थे और अब सब खत्म हो गया था। मेरे बच्चे, क्या वे ठीक हैं? टक्कर की वजह से उस माँ की आंखें फूट चुकी थीं, फिर भी वो अपनी आखिरी सांस से उनके बारे में ही पूछ रही थी। उसकी आवाज़ में सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार था। मुझे इतना पछतावा हुआ कि मेरा सीना फटने लगा। मैंने अपने आंसू रोके और अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना शांत रखते हुए कहा, वे ठीक हैं। वे बस बेहोश हो गए हैं। वे सब बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ये सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। जब मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। उसकी बात सुनकर मैं सुन रह गया। हम इस गुफा में पैदा हुए हैं। यह एक श्राप है जिसे हम जन्म से ढोते हैं। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। यह आखिरी पोषण है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा ऊंचे दर्जे का राक्षस यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनाया, इसलिए मैं तुमसे अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। इतना कहते ही उसका कांपता हुआ शरीर शांत हो गया और उसकी जान निकल गई। मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक माँ की शांति और खुशी थी, जिसे लग रहा था कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वो खामोशी से चली गई। मेरे पैरों के पास की जमीन खून से भर गई थी और गुफा में मौत जैसी शांति छा गई।
मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सकता था क्योंकि शोर मचाने से और राक्षस आ जाते। मेरा सीना पत्थर के नीचे दबा हुआ महसूस हो रहा था। वो अर्थ ड्रैगन जिसने मुझे अपनाया और वे 4 बच्चे जिनके साथ मैं सोया और रहा, सब एक पल में चले गए। उस माँ ने पहली बार मुझसे बात की और वही उसके आखिरी शब्द बन गए। उस पल मुझे जितनी बेबसी महसूस हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन हकीकत ने मुझे दुख मनाने का समय नहीं दिया। एक जोरदार दहाड़ गूंजी और वो कोड़ो जानवर जिसे मर जाना चाहिए था लड़खड़ाते हुए वापस खड़ा हो गया। उसकी खोपड़ी अब भी फटी हुई थी। उसने अपनी जीत की दहाड़ मारी। उसकी नज़रों में मेरे जैसा छोटा सा बच्चा उसके लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नर्क जैसी गुफा में फेंके जाने का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उस विशाल जानवर का सामना करते समय मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर डर से नहीं बल्कि गुस्से और जुनून से। तभी एक सूचना आई, नया कौशल स्किल्ड ड्रैगन आभा ऑरा खुल गया है। अब मैं तुम्हें अपने इन्हीं पंजों से मारूंगा। एक दहाड़ के साथ मैं सीधा उस कोड़ो जानवर पर झपटा। उसके जख्म गहरे थे, लेकिन इस लेवल पर उसकी मोटी खाल को भेदना मेरे लिए एक सपने जैसा था। फिर भी एक रास्ता था। जीत का रास्ता उस माँ ने पहले ही मेरे लिए बना दिया था, वो गहरा जख्म जो उन्होंने उसकी गर्दन के पीछे किया था। मैं एक रोशनी की लकीर की तरह आगे बढ़ा और अपने दोनों पंजे फैलाकर सीधा उसके सिर के पिछले हिस्से वाले जख्म पर हमला किया। मैंने उस जख्म को और फाड़ दिया। पिछले 3 दिनों की वे यादें, माँ का वो शांत स्वभाव, उन 4 बच्चों के साथ खाने के लिए भाग दौड़ करना और साथ में सिमट कर सोना मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गईं। मेरे अंदर मारने की इच्छा इतनी बढ़ गई जितनी पहले कभी नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही बात थी, इस जानवर को खत्म करना और उनका बदला लेना। 3-4 घंटे बाद मैं उस अर्थ ड्रैगन माँ के शरीर के सामने खड़ा था। मैंने धीरे से अपना पंजा उन पर रखा और उनकी बची हुई हल्की गर्माहट को महसूस किया। मैंने खुद को दुख में डूबने नहीं दिया। यह गुफा आंसुओं की परवाह नहीं करती। जैसा माँ ने कहा था, यहाँ पैदा होने वाले राक्षसों पर जन्म से ही एक श्राप होता है। मौत कभी भी आ सकती है और इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मुझे बस एक ही पछतावा था कि मैं अपने उन 4 भाई बहनों को नहीं बचा पाया। माँ, मैं आपके लिए और उन सबके लिए जीऊँगा। मैंने अपना मुंह खोला और माँ के शरीर का एक हिस्सा खा लिया। मैंने अपने आंसुओं और सिसकियों को अंदर दबा लिया। जिसे आप प्यार करते हो उनका मांस बहुत कड़वा लगता है, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे निगला। मेरा मन खराब हो रहा था, फिर भी मैं एक निवाला भी बर्बाद नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि खून की महक दूसरे राक्षसों को खींच लाती और वैसे भी वे उन्हें खा जाते। 3 दिन बाद मैं गुफा से बाहर निकला। मेरा लेवल अब 18 था, लेकिन एक ऊंचे दर्जे का राक्षस होने के नाते मैं लेवल 30 के छोटे राक्षसों से भी लड़ सकता था। मैंने अपने पंजों को चटकाया और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ सामने फैली अंतहीन गुफा को देखा। पास में ही 3 राक्षस थे। सही समय है, मुझे फिर से भूख लगी है। इसके साथ ही मैंने बाहर निकलने की अपनी लड़ाई की तरफ पहला कदम बढ़ाया। गुफा छोड़ने के 5 दिन बीत चुके थे और मैंने आसपास के इलाके के हर एक मिनोटॉर बैल जैसा राक्षस को खत्म कर दिया था। आखिरी वाले को मारने के बाद मेरा लेवल 20 पहुंच गया। तभी एक आवाज़ आई, मौजूदा लेवल की सीमा पूरी हो गई है। अनुभव एक्सपीरियंस मिलना बंद हो गया है। कृपया लेवल की सीमा बढ़ाने के लिए विकास इवोल्यूशन का रास्ता चुनें। मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक, असेंडिंग कैंडल ड्रैगन, एक युवा कैंडल ड्रैगन के लिए सामान्य रास्ता जिससे जादुई शक्ति माना बढ़ती है। 2, माइनर कैंडल ड्रैगन, एक साधारण रास्ता जिससे इंद्रियां तेज होती हैं और फुर्ती बढ़ती है। तीसरा रास्ता था डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन, जो एक हटकर विकास का रास्ता था। ये रास्ता तब खुलता है जब कोई लंबे समय तक बहुत कठिन हालात में जिंदा बच जाता है। इससे जीवन शक्ति और फुर्ती तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जादुई ताकत और शारीरिक बनावट सीमित हो जाती है। सामने आए विकल्पों को देखकर मुझे समझ आया कि हर 20 लेवल पर एक नया पड़ाव आता है। आगे बढ़ने के लिए विकास जरूरी है। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक भयानक दबाव महसूस हुआ। बचने की मेरी सारी इंद्रियां चौकन्नी हो गईं। मैंने आसपास देखा और पता नहीं कब कम से कम 20 कोड़ो जानवरों ने मुझे घेर लिया था। उनके पीछे से एक विशाल कोड़ो जानवर आगे आया। उसका पूरा शरीर डरावना और खून जैसा लाल था। वो कोड़ो जानवरों का लीडर था, लेवल 88, जो एक दुर्लभ और ऊंचे दर्जे का राक्षस था। उसकी ताकत देखकर मेरी रूह कांप गई। ये साफ तौर पर एक जाल था। लीडर ने मुझे जानबूझकर फंसाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इस जीव से क्या दुश्मनी थी। वो अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ा था? तभी मुझे याद आया। मैंने दिमाग से बात करने की शक्ति का इस्तेमाल किया। कोड़ो लीडर ने पहले ठंडी आह भरी और फिर बोला, उम्मीद नहीं थी कि हमारे इलाके में शिकार चुराने वाला इतना छोटा सा बच्चा होगा। इससे बात साफ हो गई।
मिनोटॉर इन कोड़ो जानवरों का मुख्य भोजन होते हैं। शुरुआत में अपनी लड़ाई की ताकत बढ़ाने के लिए और अपनी बेहिसाब भूख की वजह से मैंने कई दिनों तक लगातार उनका शिकार किया था, जिससे इलाके में उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। इस वजह से कोड़ो जानवरों के पास खाने की कमी हो गई थी। ये सब सोचते हुए मैंने बस कंधे उचका दिए। अगर कमजोरी दिखाओगे तो कुचल दिए जाओगे, गुफा में यही नियम चलता है। मैंने अपने पैर मजबूती से जमाए और अपना सिर टेढ़ा किया। हाँ, वो मैं ही था। तुम्हारे कोड़ो जानवरों ने भी तो मेरी माँ को खाया था, है ना? लड़ना चाहते हो? मैं यही हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पूरे शरीर से एक नीली हरी रोशनी निकली और मैं ऐसे खड़ा हो गया जैसे उन सबको फाड़ दूंगा। पर अंदर ही अंदर मैं भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। कोड़ो लीडर को उम्मीद नहीं थी कि उसके एक दांत के बराबर का ये जीव इतनी ढिठाई दिखाएगा। वो दहाड़ा और एक खास शक्ति का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। उसी समय आसपास मौजूद दर्जनों जानवरों ने एक साथ दहाड़ मारी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हों। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मुझसे इतने ऊंचे लेवल वाले जानवर का एक बार ही मेरा खेल खत्म करने के लिए काफ़ी था। उस पल मेरे दिमाग में कई तरकीबें आईं, पर सब बेकार थीं। कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक कहीं से नीली रोशनी का एक खंभा आया और उसने उस अनजान कोड़ो लीडर को पूरी तरह निगल लिया। पास खड़े कोड़ो जानवरों को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला और वे वहीं राख हो गए। जैसे ही वो गर्मी कम हुई, दूर से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ के पैर निकल आए हों। हर कदम के साथ ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मेरे अंदर से बस एक ही चेतावनी आ रही थी, मैं मरने वाला हूँ। जैसे जैसे वे कदम करीब आए, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। मेरी धड़कन रुक गई। मेरी नज़रों के सामने एक पहाड़ जैसा विशाल रूप खड़ा था। सबसे पहले मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा। मेरी शक्ति ट्रुथ से डेटा की पहली लाइन सामने आई। लक्ष्य लेविआथन, लेवल 355, प्रकार सुपीरियर टियर मॉन्स्टर। इसकी खूबियां इतनी ज़्यादा थीं कि ट्रुथ इसके लेवल और टियर के अलावा कुछ और दिखा ही नहीं पाया। मैंने अपनी सांस रोक ली। सोचने का समय नहीं था। ये सोचने का भी वक्त नहीं था कि काल कोठरी का एक बॉस पहली मंजिल पर क्या कर रहा है। जब कदमों की आवाज़ धीरे धीरे कम हुई, तभी सन्नाटा लौटने पर मैंने फिर से सांस लेने की हिम्मत की। धमाके से मेरे दाहिने पैर में चोट आई थी। थोड़ा सोचने के बाद मैंने यहीं और इसी वक्त विकसित होने का फैसला किया। जब पक्का हो गया कि आसपास कोई और राक्षस नहीं है, तो मैंने विकसित होने वाले विकल्प फिर से खोले। फ्लेडलिंग कैंडल ड्रैगन सबसे आम चुनाव है, लेकिन ये कालकोठरी की तंग जगहों में शरीर का आकार बढ़ा देता है। वो मुझे रोक कर रखता, इसलिए उसे तो मैंने हटा ही दिया। विवरण को ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन चुनने का फैसला किया। अगर खूबियों की बात करें तो भले ही ये खून की शुद्धता कम करता है, पर असल में ये अब भी एक कैंडल ड्रैगन ही है, जिससे भविष्य में वापस असली कैंडल ड्रैगन बनने का रास्ता खुला रहता है। इसकी खूबियां कहीं ज़्यादा संतुलित हैं। हर पल बदलती कालकोठरी में जिंदा रहना किसी एक काबिलियत में माहिर होने के बारे में नहीं है, ये ज़्यादा विकल्प होने के बारे में है। ये तय होने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सूचना, विकास का आदेश मिल गया है। विकास 10 सेकंड में पूरा हो जाएगा। ट्रुथ की जानी पहचानी आवाज़ के साथ मेरे दिल से शरीर के हर कोने में गर्माहट फैल गई। दर्द, ठंड, खून की कमी, चक्कर आना, सब गायब हो गया। मेरे थके हुए शरीर में नया गर्म खून दौड़ने लगा। पुरानी खाल उतरने लगी, उसकी जगह नए तराजू आने लगे। मुझे इस एहसास को महसूस करने का मौका भी नहीं मिला कि ये पूरा हो गया। लेवल बढ़कर 8 हो गया। मेरे आसमान जैसे नीले तराजू अब गहरे बैंगनी हो गए थे, जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थे। बाकी सारी ताकत भी बढ़ गई थी। ड्रैगन की नज़र और समझ दोनों तेज होने से मैं साफ महसूस कर सकता था कि लेविआथन की मौजूदगी पहली मंजिल के राक्षसों को ख़त्म कर रही थी और हर कोई डर के मारे भाग रहा था। मुझे नहीं पता था कि लेविआथन जैसा बॉस पहली मंजिल पर क्यों आया था, लेकिन मुझे एक बात पता थी, पहली मंजिल अब पूरी तरह बदलने वाली थी। ये सोचकर मैंने अपना फैसला लिया, अब दूसरी मंजिल पर जाने का समय है। उस माँ को खोने के कुछ ही समय बाद मुझे दूसरी मंजिल का रास्ता मिल गया था। मैं वहाँ पहले इसलिए नहीं गया क्योंकि एक बार नीचे जाने के बाद आप पहली मंजिल पर वापस नहीं आ सकते। मुझे अब भी नहीं पता था कि लेविआथन यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन अगर हालात ने मजबूर न किया होता तो मैं इतनी जल्दी नीचे नहीं जाता। कुछ मिनट बाद मैं रास्ते के मुहाने पर खड़ा हुआ, अपनी नाक बंद की, आंखें मूंदी और सीधा नीचे कूद गया। काफ़ी देर तक गिरने के बाद मुझे लगा था कि मैं आराम से उतरूंगा। इसके बजाय इंसान के कवच के एक टुकड़े ने मेरी लैंडिंग खराब कर दी। लेकिन इससे मुझे एक बात का एहसास हुआ, क्या इंसान वाकई इस दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति हैं? पैदा होने के बाद से मैंने एक भी इंसान नहीं देखा था। जैसे ही ये ख्याल आया,
मेरे पीछे 7-8 मीटर की दूरी पर बहुत हल्की सी सरसराहट हुई। मुझे लगा कोई राक्षस हमला करने वाला है, इसलिए मैं तुरंत चौकन्ना होकर पीछे मुड़ा। और जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे दिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। पास ही एक बंद रास्ते के कोने में एक छोटी और दुबली पतली लड़की छिपी हुई थी। दोबारा जन्म लेने के बाद ये मेरा पहला इंसानी सामना था और वो बहुत सुंदर थी। क्या मैं इसके आगे का हिस्सा भी आपके लिए अनुवाद कर दूं? मुझ जैसे इंसान के लिए जो एक पक्का इंट्रोवर्ट रहा है और 2 जन्मों से बिल्कुल अकेला है, दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगीं। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वो लड़की डर के मारे बुरी तरह चीखी और जमीन पर गिर गई। वो घबराकर पीछे हटने लगी। उसके पैर तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसके ठीक पीछे पत्थर की दीवार थी। अब कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचा था। उसका ऐसा व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मेरा ये गोल मटोल छोटा सा ड्रैगन वाला रूप तो किसी भी लड़की को प्यारा लगना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं है? मैंने अपने शरीर को जमीन से सटा लिया और उसकी तरफ वैसे ही धीरे धीरे बढ़ा जैसे सड़क पर किसी आवारा बिल्ली के पास जाते हैं। अरे, मेरा मतलब तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? लड़की और भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी और अपने मुंह में कुछ बुदबुदा रही थी। लड़ो और शायद बच जाओ, मत लड़ो और पक्का मर जाओ। मास्टर गिंगे, कृपया मुझे शक्ति दें। ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। मुझे चिंता होने लगी तो मैं अपनी बात समझाने के लिए और करीब गया। लेकिन जैसे ही मैं 2 मीटर के दायरे में आया, उसने अचानक हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार किक मारी जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। इतनी नज़दीक से मारी गई वो किक सीधे मेरे सिर के सबसे कमज़ोर हिस्से पर लगी। तभी मेरी नज़रों के सामने एक लाइन आई, HP-1, HP-1। मैं सोचे बिना नहीं रह पाया कि कितनी कमज़ोर है। मैंने अपनी ट्रुथ शक्ति से उसकी ताकत जांची। दयनीय शब्द भी उसके लिए कम था। वो एक बैटल मॉन्क थी, लेवल 19, एक साधारण मानव महिला। इतनी कम ताकत के साथ तो वो पहली मंजिल पर भी नहीं टिक सकती थी, और मैं सच में ये नहीं समझ पा रहा था कि वो दूसरी मंजिल तक कैसे पहुंच गई। लड़की अब जमीन पर झुककर अपना पैर पकड़े हुए थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उस किक से मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका अपना दाहिना पैर बुरी तरह मुचका गया था। मगर 1 सेकंड बाद ही अपनी चोट को नज़रअंदाज करते हुए वो किसी पागल की तरह पास की एक सुरंग की तरफ भागी। मैं उसके पीछे जाने लगा, लेकिन ऊपर से ब्लड फैंग मकड़ियाँ गिरने लगीं और बार बार मेरा रास्ता रोकने लगीं। गुफा के राक्षस जीवन की ऊर्जा, लाइफ एसेंस के आधार पर शिकार करते हैं, जिसका मतलब था कि वो कमज़ोर इंसान उनके किसी काम का नहीं था। वे सब उसकी जगह मुझ पर हमला करने लगे। हालांकि वे मेरे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन उनकी वजह से उस लड़की का सुराग पूरी तरह मेरे हाथ से निकल गया। मैं बहुत दुखी था। वो बिल्कुल सामने थी और अचानक चली गई। 5 दिन बीत गए और मैंने धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर अपने पैर जमा लिए। पहली मंजिल के मुकाबले यहाँ राक्षसों की बहुत ज़्यादा किस्में थीं। लगभग हर दिन मुझे ऐसी प्रजातियाँ मिलतीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। इसमें इंसान भी शामिल थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मुझे जो भी इंसान मिला वो या तो एक लाश थी या हड्डियों का ढेर। उस दिन वाली लड़की अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक इंसान थी। हाल के दिनों में मुझे दूसरी मंजिल पर कई बार इंसानों के अवशेष मिले और बड़ी संख्या में इंसानों के पैरों के निशान भी, जिससे लग रहा था कि कम से कम 200-300 लोगों का समूह यहाँ आया था। फिर भी मैं उन्हें ढूंढना चाहता था। गुफा का माहौल इंसानों के रहने लायक नहीं है। अगर उनके पास यहाँ आने का तरीका है तो तर्क यही कहता है कि उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। कम से कम मेरी सोच तो यही थी और इसी उम्मीद के सहारे मैं यहाँ टिका था। दुर्भाग्य से कई दिनों तक इंसानों के निशान ढूंढने के बाद भी कुछ काम का नहीं मिला। बस एक के बाद एक लाशें ही दिखती रहीं। तभी जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकलने वाला था, मेरी पीठ में एक सुई जैसी तेज चुभन महसूस हुई। मेरा शरीर दिमाग से पहले ही हरकत में आ गया। मैंने तुरंत एक तरफ रोल मारा। ये पूरी तरह से मेरा बचाव करने का तरीका था। एक बहुत ही संकुचित, हाईली कंप्रेस्ड हवा की एक तेज धार मेरे सिर के पास से गुजरी और उसने पत्थर की दीवार पर कई फीट लंबी 4 गहरी दरारें बना दी, जैसे कोई बिल्ली कागज को फाड़ रही हो। सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपनी सुनने की शक्ति और ड्रैगन की नज़रों का इस्तेमाल किया। मुझे पास ही एक छोटा जीव महसूस हुआ जो अविश्वसनीय रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो मेरे पीछे से सिर्फ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। मैं फिर से एक तरफ झुका। नुकीले पंजों ने मेरे चेहरे के तराजू को बस छूते हुए खरोंच दिया। जब मैं संभला तो मेरे चेहरे पर 4 गहरे जख्म थे। 2 बार, और तुम अभी भी सांस ले रहे हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम मेरे इलाके में आने की हिम्मत कर पाए। लगता है तुम में वाकई कुछ काबिलियत है। अंधेरे से एक लड़की की आवाज़ आई। वो 4 पैरों वाला जीव साये में छिपा था
और अपने पंजों से खून चाटने के बाद वो एक इंसान की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग से बात करने की शक्ति है। फिर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है तो जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद मत करना। मैं उसे साफ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था कि वो मुझ पर हंस रही है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो धुंधली आकृति बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ आई, इतनी तेज कि नग्न आंखों से उसे देखना मुश्किल था। वो अकेला जीव ऐसा एहसास करा रहा था जैसे दर्जनों राक्षसों ने मुझे घेर लिया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सामना इतने मुश्किल दुश्मन से होगा। जब तक मैं अपने नाजुक अंगों को बचा रहा था और मौत से दूर था, तब तक मैं नहीं मरता। लेकिन इस जीव की बेहिसाब रफ्तार ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर मैं मारा जाता, और ये जीव पक्का मुझे जान से मारने के इरादे से आया था। इस हारने वाली स्थिति को देखते हुए मैंने बिना देर किए अपनी ट्रुथ शक्ति में कौशल स्किल का नक्शा खोला। मैंने पहले भी इसे पढ़ा था, हालांकि ये उलझा हुआ था, पर मुझे बुनियादी कौशल याद थे। मैंने ड्रैगन परसेप्शन, ड्रैगन की समझ खोला, एक पॉइंट खर्च हुआ, खुल गया। फिर मेंटल फोकस, मानसिक एकाग्रता खोला, एक और पॉइंट खर्च हुआ, खुल गया। फिर पल्स, धड़कन खोला, 5 पॉइंट खर्च हुए, खुल गया। रोशनी की एक लकीर उन कौशलों पर घूमी और मेरी आंखें अचानक खुल गईं। एक पल में दुनिया अलग दिखने लगी। मैं घूमा और अपने पीछे खाली हवा में एक घूंसा मारा। एक तेज टक्कर हुई और वो जीव पीछे जा गिरा। बिना कुछ कहे मैंने अपनी ड्रैगन वाली आग का हमला किया। उस जीव को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। नीली आग के सैलाब ने उस पूरी जगह को एक पल में निगल लिया। मैंने अपनी सांसें संभाली और अपनी ताकत जांची। कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी, पर पछताने का वक्त नहीं था। मैंने देखा कि मेरे अनुभव, एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बढ़े थे, जिसका मतलब था कि वो मरा नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़का। इतनी नज़दीक से ड्रैगन की आग का हमला कोई छोटी बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ा जब तक मुझे वो जला हुआ जीव कोने में नहीं दिखा। तभी मेरी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही मैंने उसे करीब से देखा, मुझे अंदर से बहुत अजीब महसूस हुआ। वो एक म्यूटेंट मंगूस नेवला था, लेवल 51, इंसानी रूप वाला, एक महान और ऊंचे दर्जे का राक्षस। उसे देखकर मेरे सीने में एक ऐसा दर्द हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने लगभग एक नेवले को मार ही दिया था। क्या आप आगे का अनुवाद भी इसी तरह चाहेंगे? नेवले कालकोठरी की दूसरी मंजिल पर पाए जाने वाले आम राक्षस हैं। इनका आकार बिल्ली जैसा होता है, लेकिन चेहरा इंसानों के करीब और 2 पूंछ होती हैं। इसे बस एक मामूली सा राक्षस होना चाहिए था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सामना एक ऐसे नेवले से होगा जिसने अपना इंसानी रूप शेपशिफ्ट पूरा कर लिया हो। बिल्ली के कान और पूंछ को छोड़ दें तो वो हर तरह से एक इंसान जैसी दिख रही थी। हालांकि उसका 80% शरीर जल चुका था, फिर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो पहले कैसी दिखती होगी। मैं जो दुश्मन को ख़त्म करने में कभी नहीं हिचकिचाता था, खुद को उस पर आखिरी वार करने से रोक नहीं पाया। रुके क्यों हो, अब मुझे मार भी दो। म्याऊं। वो नेवला गुस्से और नफरत से मुझे घूर रही थी और मैं सच में उलझन में पड़ गया। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने एक कामचलाऊ बहाना बनाया। बिल्ली का मांस अच्छा नहीं होता, बहुत खट्टा और बेस्वाद होता है, और मुझे इतने दुबले पतले शिकार पसंद नहीं। इंसानी रूप वाले उस नेवले ने एक ठंडी आह भरी। तुम्हें लगता है कि मैं बेबस हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? आज मुझे छोड़ दो और अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगी। म्याऊं। मैंने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया। मुझे जो बात हैरान कर रही थी वो ये थी कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। मैं हर वक्त अपना ड्रैगन ऑरा चालू रखता हूँ। ये नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरे राक्षसों को संकेत देता है कि मुझसे उलझना ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादातर राक्षस मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। जब उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने वही सवाल थोड़े सख्त अंदाज में दोबारा पूछा। लड़की के रूप वाली उस नेवले ने मुझे घूरते हुए नफरत से जवाब दिया, तुम मेरे इलाके में आए और फिर तुमने मेरे ही इलाके में गंदगी की। मैं और किसे मारती? मैं अपनी आंखें झपकाने लगा, ये याद करते हुए कि मैं इस गुफा में आया ही क्यों था। हाँ, मैं वही कर रहा था। बिल्लियों के अंदर अपने इलाके को लेकर बहुत कड़ा एहसास होता है, लेकिन ये तो काल कोठरी थी। क्या बाहर के जानवरों वाली आदतें यहाँ भी काम करती हैं? और उससे भी बड़ी बात, मादा बिल्लियों में भी अपने इलाके को लेकर इतनी कड़क भावना होती है। इतनी छोटी सी बात पर ये सब। छोटी बात? तुम इतने ताकतवर हो, तुम पक्का दूसरी मंजिल के सबसे ऊंचे राक्षसों में से एक होगे, और तुम्हें इतनी बुनियादी बात भी नहीं पता। म्याऊं। दरअसल मुझे कालकोठरी में आए 1 महीना भी नहीं हुआ है। क्या? नामुमकिन। बाहर की दुनिया इससे कहीं बेहतर है। जंगलों में आज़ादी से घूमना। कुछ को तो इंसान अपनी सवारी के तौर पर चुन लेते हैं और फिर उन्हें कभी खाने की चिंता नहीं होती। कोई इस नर्क जैसी जगह में क्यों आएगा?
म्याऊं। क्या बाहर वाकई सब इतना अच्छा है? नेवले की बातों ने मुझे हंसा दिया। जंगली जंगलों के राक्षस शायद कभी भूखे न मरते हों, लेकिन कालकोठरी की रगड़ के बिना वे इंसानों के सामने बिल्कुल बेबस होते हैं। और सवारी बनने की बात तो शायद कुछ इंसान अपनी सवारी का ख्याल रखते हों, लेकिन ज़्यादातर के लिए इसका मतलब है आज़ादी छिन जाना और बिना किसी रहम के इस्तेमाल होना। ये पिंजरे में बंद उस मुर्गे जैसा है जो कटने का इंतज़ार कर रहा हो। कालकोठरी में 1 महीना बिताने के बाद मुझे जो बात सबसे साफ समझ आई है वो ये है कि कालकोठरी राक्षसों के लिए एक तंग बस्ती जैसी है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो वाकई उनकी अपनी है। मैंने उसे ये सब समझाना ज़रूरी नहीं समझा। लड़की के रूप वाली वो नेवला अब दर्द से तड़प रही थी। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं हार गई। अब मुझे मार दो। क्या तुम्हें मुझे तड़पते हुए देखने में मज़ा आ रहा है? म्याऊं। उसकी आवाज़ में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी को आखिरकार आराम करने की इजाज़त मिल गई हो। उसकी बात ने मुझे उस अर्थ ड्रैगन माँ की याद दिला दी जिसने कहा था कि हम राक्षस कालकोठरी में पैदा हुए हैं। यह एक श्राप है जिसे हम जन्म से ढोते हैं। काफ़ी समय से मैं दिमाग से बात करने की शक्ति का इस्तेमाल करने से बच रहा था, इस डर से कि मरते हुए राक्षसों की चीखें सुनकर मेरा दिल नरम न पड़ जाए। चाहे मैं कुछ भी बन गया था, अंदर से मैं अब भी एक इंसान था जिसमें सहानुभूति और दया थी। लेकिन इस जगह पर ये भावनाएं मेरी जान ले सकती थीं। शायद ये कुछ और ही था, पर उस नेवले की दयनीय हालत देखकर मैं हिचकिचाने लगा। मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि उसे ऐसे ही जाने दूं और वो किसी दिन वापस आकर मुझे मार दे। जैसे ही मैंने उसे ख़त्म करने के लिए अपना पंजा उठाया, एक भयानक धमाके से पूरी कालकोठरी हिल गई और मेरा पंजा हवा में ही रुक गया। फिर कालकोठरी की पूरी दूसरी मंजिल इतनी ज़ोर से हिलने लगी जैसे दुनिया अपनी धुरी से फिसल रही हो। ये इंसान फिर से शुरू हो गए। ये वाकई मरना चाहते हैं। नेवले की इन बातों ने मेरे अंदर उत्सुकता पैदा कर दी। मैंने तुरंत पूछा, कौन से इंसान? कुछ समय पहले इंसानों ने कालकोठरी को साफ करने की एक और कोशिश की थी और दूसरी मंजिल के बॉस ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया था। म्याऊं। कुछ लोग जो लीडर लग रहे थे वे समूह के सबसे कम उम्र के सदस्यों के साथ भाग गए। बाकी ताकतवर लोग यहीं दूसरी मंजिल पर फंस गए। वे तब से यहाँ से निकलने और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे बॉस को कैसे हरा सकते हैं? म्याऊं। हर कोशिश में उनके और लोग मारे जाते हैं। इतना बड़ा धमाका, शायद वे सब मिलकर आखिरी बार अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। उसने बस कुछ ही वाक्यों में वो सारी बातें कह दी थीं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा तलाश थी। जैसे ही मैं और सवाल पूछने वाला था, मेरे पास की पत्थर की दीवार धमाके के साथ फटी और एक हाथ में सुनहरी तलवार लिए एक सुंदर नौजवान अंदर आ गिरा। मेरा पहला जीता जागता इंसान। उसे देखकर मैं दंग रह गया। उस नौजवान ने मुझे और नेवले को एक साथ देखा और उसके चेहरे के भाव जम गए। वो तुरंत उस छेद की तरफ चिल्लाया जहां से वो आया था, कैप्टन, यहाँ साथ देने वाले राक्षस कंपेनियन मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। मैं इनसे निपटता हूँ। आप बॉस पर ध्यान दें, राक्षसों को मुझ पर छोड़ दें। इसके साथ ही वो लड़ने की मुद्रा में आ गया। साफ था कि हम में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा जाएगा। उसकी आंखों में नफरत देखकर मैं उलझन में पड़ गया। मैंने कुछ समझाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उस नौजवान ने मुझे बोलते सुना। शांत होने के बजाय वो और भी भड़क गया। उसे तुरंत ठंडा पसीना आने लगा और वो बड़बड़ाने लगा, एक पौराणिक मिथिक दर्जे का बच्चा राक्षस। अगर हमने इससे यहाँ नहीं निपटा तो अगली बार जब हम इस मंजिल पर आएंगे तो हमें ऐसे 2 राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। हम जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो हमारे बाद आएंगे उनकी खातिर मुझे इसे यहीं रोकना होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे दिमाग में झुंझलाहट दौड़ गई। क्या तुम वाकई गंभीर हो? उसका ये भाषण लगभग भावुक करने वाला था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। हे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? उस नौजवान की तलवार से एक तेज झंकार हुई और उसके शरीर के रोम रोम से लड़ने की एक जबरदस्त इच्छा शक्ति निकली। उसकी ताकत एक पल में 10 गुना बढ़ गई। फिर वो धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही दूरी कम कर दी। लक्ष्य, होली नाइट, पवित्र योद्धा, लेवल 32, एलीट दर्जे का इंसान। उसकी ज़्यादातर ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा थी। अगर मैं पूरी ताकत में होता तो मेरी खूबियाँ उसे आसानी से हरा देती, लेकिन मैं जख्मी था और आमने सामने की लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता था। इसके अलावा मेरा किसी इंसान से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उन 2 सेकंड की हिचकिचाहट में मैंने उसकी तलवार के वार को चकमा दिया और उस नेवले को, क्या आप आगे की कहानी का अनुवाद भी इसी तरह चाहते हैं? गर्दन से पकड़ा, उसे अपने कंधे पर लाद लिया और उस बॉस और नौजवान से जितनी दूर हो सके उतनी तेजी से भागने लगा। नेवले ने पक्का इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक पल वो जमीन पर थी और अगले ही पल उसे बिना किसी वजह के उठाकर ले जाया जा रहा था। म्याऊं, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हें इसे ऐसे ही नहीं करने दूंगी। उस घबराई हुई नेवले ने मेरे नंगे सिर पर काटना और खरोचना शुरू कर दिया। चुप रहो, मैं दहाड़ा, फिर अपना हाथ ऊपर ले गया और उसकी गर्दन की खाल को जोर से दबा दिया। नेवले का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसका बचा हुआ एक कान झुक गया और उसका शरीर ऐसे अकड़ गया जैसे वो जम गई हो। वो नौजवान पहले से ही मेरे सिर पर था, सुनहरी तलवार के वारों की बारिश हो रही थी। मैं एक तरफ झुका और मन ही मन बहुत गुस्सा आया। अगर मैं अपनी पूरी ताकत में होता तो तुम जैसा कोई मामूली इंसान मेरा पीछा कभी नहीं कर पाता। थका होने के कारण मेरे पास अपनी इज्जत का घूंट पीकर चुपचाप अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस तरह पीछा शुरू हुआ। इंसान और ड्रैगन एक के पीछे एक, रोशनी की दो लकीरों की तरह वे कालकोठरी के बीच से गुजर रहे थे। एक जबरदस्त पीछा जारी था। मुझे लगा था कि वो नौजवान कुछ समय बाद हार मान लेगा, लेकिन 2.5 घंटे तक लगातार पीछा करने के बाद भी वो पूरी तरह थक चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो अगला वार उसका आखिरी और सबसे खतरनाक होगा। अगर वो अब पीछे हट जाता तो मैं बस चला जाता और अपनी मेहनत बचा लेता, लेकिन अगर उसने एक आखिरी वार में अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत की तो मैं उसका सिर कुचल दूंगा। जैसा कि मैंने तय किया था, मैं ये देखने के लिए रुका कि वो नौजवान क्या करेगा, और तभी वो जोर से चिल्लाया। उसके शरीर की हर नस एक साथ फटने को तैयार थी और उसने अपनी लड़ने की पूरी इच्छा शक्ति उस सुनहरी बड़ी तलवार में झोंक दी। नौजवान के उस आखिरी और सब कुछ खत्म कर देने वाले वार का सामना करते हुए मैंने एक थकी हुई आह भरी। अजेयता, इन्विंसिबिलिटी चालू करो। 5 पॉइंट खर्च हुए। अजेयता लेवल 1 खुल गया। उस पल मैं एक तोप के गोले की तरह सीधा उस तलवार की रोशनी के रास्ते में कूद गया। एक ही पल में वो तलवार की रोशनी कागज की तरह फट गई और मैंने उसमें एक छेद कर दिया। वो नौजवान कभी नहीं सोच सकता था कि जिस जीव का वो अभी पीछा कर रहा था वो अचानक मुड़ेगा और सीधा उसकी तरफ हमला करेगा। उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि जिस वार में उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति और जादुई ताकत लगा दी थी उसे इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता था, लेकिन उसके पास अब कुछ भी समझने का समय नहीं बचा था। एक जोरदार टक्कर हुई। मेरी सख्त खोपड़ी उस नौजवान के पेट पर पूरी ताकत से लगी। वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाया। उसका शरीर चक्री की तरह घूमता हुआ पीछे की ओर उड़ा। वो दर्जनों पत्थर के खंभों को एक एक करके तोड़ता गया और आखिर में एक पत्थर की दीवार से टकराकर रुक गया। जब अजेयता का असर खत्म हुआ तो मैं पूरी तरह से गिर गया। मेरा शरीर जमीन पर ढह गया। मुझे लगा कि आखिरकार मैं सांस ले पाऊंगा, लेकिन तभी लेवल बढ़ने की सूचनाओं की झड़ी लग गई और मेरा सिर फिर से घूमने लगा। विकास के बाद से हर लेवल के लिए ज़रूरी अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत समय बाद ऐसा हुआ था कि एक साथ कई लेवल बढ़े हों। इस इंसान की लड़ने की ताकत लगभग 1 करोड़ जानवर के बराबर थी, और फिर भी इस कथित तौर पर कमज़ोर इंसान ने मुझे एक बार में 6 लेवल ऊपर पहुंचा दिया। विकास के बाद वाले लेवल 11 से सीधा लेवल 17 तक, कुल लगभग 12,000 अनुभव। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम मुझे मारने के लिए उकसा रहा हो। क्या मैं इस कहानी का अगला भाग भी इसी तरह अनुवाद कर दूं? इंसान। घंटी बजी। मुख्य लक्ष्य, मेन क्वेस्ट खुल गया। दूसरी मंजिल के बॉस मेडुसा का सिर को हराएं। इनाम 50 अनलॉक पॉइंट्स। उस सूचना ने मुझे झटके से सीधा खड़ा कर दिया। मैंने अब तक जो कुछ भी सहा था, मौत के करीब वाली हर वो लड़ाई जिससे मैं जूझ कर निकला था, उन सबको मिलाकर और अभी कमाए हुए 5 पॉइंट्स को जोड़कर भी मेरे पास कुल जमा सिर्फ 35 अनलॉक पॉइंट्स थे, और ये अकेला मिशन 50 पॉइंट्स दे रहा था। तभी पीछे से नेवले की आवाज़ आई। मैं मुड़ा। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देख रही हो जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब तुमने उस इंसान को मारा तो तुम्हारे सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो गए, और तुम्हारी ताकत अचानक इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? वो नेवला साफ तौर पर उलझन में थी। किसी भी सामान्य नियम के हिसाब से एक राक्षस की बढ़त किसी भी जीवित प्राणी की तरह धीरे धीरे और स्थिर होती है, लेकिन उसके सामने मौजूद इस नन्हे ड्रैगन ने सिर्फ एक इंसान को मारा था, और न केवल उसके जख्म गायब हो गए बल्कि उसकी शक्ति ने एक पल में लंबी छलांग लगा दी थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसके डरे हुए और हैरान सवालों के बीच मैंने अपने चेहरे के भावों को काबू में रखा। तो तुम यहीं मरना चाहती हो या मेरे साथ आकर दूसरी मंजिल के बॉस को मारना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो दूसरी मंजिल की बॉस है। वो एक ही जगह पर इसलिए रहती है क्योंकि वो हिल नहीं सकती। वो तीनों रास्तों पर पहरा देती है। तभी कुछ समझ आया। वो नेवला मुझे दंग होकर देखने लगी। एक लंबी खामोशी के बाद उसने आखिरकार पूछा, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम सिर्फ तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेडुसा के सिर को मारने की योजना बना रहे हो? म्याऊं। मैंने शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया।
नेवले ने अपने जलने के दर्द को नज़रअंदाज किया और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम बिना पसीना बहाए मुझे भी कुचल सकते हो। जब तक तुम मेडुसा के सिर के पास नहीं जाते, तुम बिना किसी विरोध के इस पूरी मंजिल पर राज कर सकते हो। बिना किसी वजह के खुद को खतरे में क्यों डाल रहे हो? म्याऊं, तुमने अभी जिक्र किया था कि वे इंसान दूसरी मंजिल के बॉस से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वे काल कोठरी छोड़ना चाहते हैं, है ना? जैसे ही ये शब्द कहे गए, वो नेवला सब समझ गई। कहीं तुम वाकई काल कोठरी से बाहर तो नहीं निकलना चाहते? मैं जानबूझकर मुस्कुराया। तो गहराई में जाना ही बाहर निकलने का रास्ता है। मुझे बताओ, काल कोठरी से बाहर कैसे निकलते हैं? क्या तुम मुझे बहलाकर सच उगलवाना चाहते हो? म्याऊं, तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा कर रहा हूं? तुम्हारे मुंह से बात पहले ही निकल चुकी है। अब पूरा सच बता देना ही बेहतर है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? नेवला गुस्से में बोली। ठीक है, मत करो। मेरे पास एक ऐसा कौशल स्किल है जो सीधे दिमाग तक पहुंच सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत दर्द होता है। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं खुद अंदर जाकर देख लूंगा। नेवले का चेहरा पीला पड़ गया। कालकोठरी में ऐसे कौशलों के बारे में सबने सुन रखा था। तीसरी मंजिल के बाद से कुछ खास मानसिक शक्तियों वाले राक्षस इनका इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। उसे डगमगाते देख मैंने और दबाव बनाया। अगर तुम मुझे बताती हो और मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होती हो तो मैं न केवल तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हारे एक एक जख्म को भी ठीक कर दूंगा। एक हाथ से लालच दो और दूसरे से डराओ। मुझे पता था कि ये कैसे काम करता है। मेरे पास यादें निकालने, मेमोरी एक्सट्रैक्शन का कौशल तो है, लेकिन उसमें 20 अनलॉक पॉइंट्स खर्च होते। अगर मैं उन्हें खर्च किए बिना काम चला सकता तो मैं वही करता। नेवले का कान उन शब्दों पर फड़का। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अपनी नज़रों से मेरी नज़रें मिलाईं। वो अभी भी सतर्क थीं, पर उत्सुक भी। क्या तुम्हारा मतलब वाकई वही है? म्याऊं, मैंने अपना सीना ठोक कर कहा। किया हुआ वादा वापस नहीं लिया जा सकता। हमारी बातचीत से मुझे पता चला कि कालकोठरी के अंदर और बाहर जाने के वास्तव में कई रास्ते हैं। इंसान आमतौर पर स्थान परिवर्तन जादू, स्पेशल ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राक्षसों के लिए वो जादू सीखना लगभग नामुमकिन है। एक राक्षस के लिए जिसने... क्या आप इसके आगे का अनुवाद भी इसी तरह चाहेंगे? कालकोठरी में फंसे किसी भी जीव के लिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मंजिल 1 से लेकर मंजिल 5 तक लड़ते हुए नीचे जाना। और एक बार जब आप मंजिल 5 के आखिरी बॉस को हरा देते हैं तो आप कालकोठरी छोड़ सकते हैं और बाहर की दुनिया में कदम रख सकते हैं। लेवियाथन की उस अटूट ताकत के बारे में सोचकर मैं कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे चेहरे के ये भाव, क्या तुमने वाकई लेवियाथन को कहीं देखा है? म्याऊं, मैंने सिर हिलाया और फिर वो सवाल पूछा जो मुझे परेशान कर रहा था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि कालकोठरी की हर मंजिल एक अलग जगह है और राक्षस उनके बीच आज़ादी से नहीं घूम सकते? ये नियम लेवियाथन पर लागू नहीं होता। म्याऊं, वो एक प्राचीन देवता की सवारी था, पूरी कालकोठरी का सबसे शक्तिशाली जीव। वो कालकोठरी की हर मंजिल के बीच आज़ादी से घूमता है और कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। म्याऊं, वो कालकोठरी में सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद ऐसा चाहता है। तो तुम्हारा बाहर निकलने का सपना, सच तो ये है कि ये सिर्फ एक कल्पना है। म्याऊं, अपनी बात खत्म करते ही नेवला पूरी तरह से अपनी ताकत खो चुकी थी। वो जमीन पर ढह गई और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके जख्म बहुत गहरे थे और हर सेकंड उसकी जान निकल रही थी। इस रफ्तार से उसके पास शायद 10 मिनट ही बचे थे। उसे मौत की कगार पर देखते हुए मैंने थोड़ा सोचा और हील ठीक करने के हुनर पर 4 अनलॉक पॉइंट्स खर्च किए और नेवले के हर एक जख्म को भर दिया। वो एक पल में जमीन से उछलकर खड़ी हो गई और अविश्वास के साथ अपने हाथ पैरों को देखने लगी। तुमने अभी क्या किया म्याऊं? मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि तुम कभी कालकोठरी छोड़ पाओगी, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि तुम इस मंजिल पर भूखी या असुरक्षित नहीं रहोगी। क्या तुम मेरे साथ आओगी? नेवला अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई थी। वो अपने सामने मौजूद उस अजीब जीव को टकटकी लगाकर देख रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद वो आखिरकार बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेडुसा के सिर को मारने जा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी ताकत प्रभावशाली है। दूसरी मंजिल पर अब तक मुझे जितने भी राक्षस मिले हैं उनमें तुम सबसे शक्तिशाली हो। ये सुनकर नेवला गर्व से फूल गई। जाहिर है म्याऊं, इस पूरी मंजिल पर मुझसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ वो चुड़ैल मेडुसा ही है। म्याऊं, तभी नेवले का लहजा पूरी तरह बदल गया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मेडुसा के सिर को मार दो और तुम दूसरी मंजिल की सबसे बड़ी ताकत बन जाओगी, इस पूरे लेवल की रानी। क्या ये सुनने में अच्छा नहीं लगता? इन शब्दों को सुनकर नेवले का कान फड़का। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से बुदबुदाई, सबसे बड़ी ताकत रानी। 2 सेकंड बाद उसने अपना चमकता हुआ चेहरा उठाया और जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है
मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस इस एक बार। वैसे क्या तुम वाकई एक ड्रैगन हो या कोई कुत्ते जैसे जीव हो? ड्रैगन? क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता? क्या तुम कह रही हो कि मैं कुत्ते जैसा दिखता हूँ? हाँ, एक छोटा काला कुत्ता, छोटा गोल पेट और सिर का आकार भी कुत्ते जैसा है। मैं अब से तुम्हें डॉग बॉय, कुत्ता लड़का कहूंगी। मैं उसे बिल्कुल अवाक होकर देखता रहा। वैसे तुम भी तो एक तरह के कुत्ते ही हो, है ना? तुमने उस इंसान को खत्म करने से पहले उसे बुरी तरह थका दिया, फिर मुझे सिर्फ इसलिए चोट पहुंचाई ताकि तुम मुझे ठीक कर सको। जो मनाए वो कहो। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। काल कोठरी के राक्षसों के नाम नहीं होते। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम मुझे डॉग बॉय कहो, मैं तुम्हें कैटगर्ल, बिल्ली लड़की कहूंगा। नेवले की पूंछ वहीं जमीन पर टकराई। ये कैटगर्ल कैसा नाम है? चलो चलें। कैटगर्ल ने मेरे डगमगाते हुए शरीर को दूर जाते देखा और धीरे से बड़बड़ाई। मेरा एक नाम है, तुम्हें पता है। फिर वो आगे बढ़ी और मेरे साथ चलने लगी। कुछ मिनट बाद हम दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच की सीमा पर पहुंच गए। इंसानी सैनिकों को अब भी मेडुसा के सिर से लड़ते हुए देखकर मैंने इंतजार करने का फैसला किया ताकि वे एक दूसरे को थका दें और फिर मैं आसानी से उसे खत्म कर सकूं। जब से मैं इस काल कोठरी में आया हूं, मैंने गौर किया है कि यहाँ के राक्षसों को लेवल बढ़ने या कौशल का कोई अंदाजा नहीं है। उनके लिए लेवल बढ़ना सिर्फ जिंदा रहने का एक नतीजा है। कौशल सिर्फ जिंदा रहने के औजार हैं और मारना सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है। इसलिए नेवले जैसी कुछ खास प्रजातियों को छोड़कर ज्यादातर जानवर एक साधारण नियम का पालन करते हैं। वे जितना ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, उनका लेवल उतना ही बढ़ जाता है। मेडुसा का सिर, जो दूसरी मंजिल की बॉस है, कम से कम 500 सालों से जिंदा है। वो हिल नहीं सकती, फिर भी वो एक जमी हुई तोप की तरह अपनी जगह डटी रहती है और उस गलियारे की रक्षा करती है जो दूसरी मंजिल को तीसरी मंजिल से जोड़ता है। कोई भी इंसान जो दूसरी मंजिल को जीतना चाहता है और कोई भी जानवर जो ऊंचे लेवल पर जाना चाहता है, उसे उस गलियारे से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए जब तक वो इस जगह पर है, शिकार खुद चलकर उसके पास आता रहता है। उन इंसानों को बिना किसी डर के एक के बाद एक मेडुसा के सिर पर हमला करते हुए देखना और फिर एक एक करके बेरहमी से मरते हुए देखना। गिनती के हिसाब से कम 200 लोगों की टीम रही होगी और अब मुश्किल से दर्जन भर ही सांस ले रहे हैं। इंसान कितने बेवकूफ़ होते हैं। म्याऊं। वे जानते हैं कि वे जीत नहीं सकते, फिर भी वे यहाँ मरने चले आते हैं। कैटगर्ल ऐसे देख रही है जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। मैं अपना चेहरा शांत रखता हूँ। उनकी जान की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वे और जोर लगाएं ताकि मेडुसा के सिर की ताकत जितनी हो सके उतनी कम हो जाए। इसकी ताकत वाकई डरावनी है। पूरी ताकत में इसका सामना करना आत्महत्या जैसा होगा। इंसानों की लहर वाली चाल नाकाम हो गई है, लेकिन मेडुसा के सिर को असली नुकसान पहुंचा है। आने वाले लंबे समय तक वो दोबारा इतनी कमज़ोर नहीं होगी और मेरा इरादा यहाँ हर इंसान को मरने देने का नहीं है। बचे हुए लोग अब भी मेरे काम आ सकते हैं। अब तक सिर्फ 9 इंसान बचे हैं। मैं हर सेकंड का इस्तेमाल सोचने में करता हूँ और पूरी रफ्तार से हर मुमकिन तरकीब दिमाग में चलाता हूँ। मेडुसा के सिर की भांपने की शक्ति 8000 है। अचानक हमला करने का तो सवाल ही नहीं उठता और सीधे मुकाबले में अपनी इस कमज़ोर हालत में भी उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। आखिर में मैं अपने सारे अनलॉक पॉइंट्स कॉमेट स्ट्राइक में डालने का फैसला करता हूँ ताकि उसकी सेहत को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए एक सबसे खतरनाक वार कर सकूँ। उसके बाद मैं उसे थका थका कर मार डालूंगा। जीत का यही इकलौता रास्ता है। मैं अपने सारे अनलॉक पॉइंट्स लगा देता हूँ। यह करो या मरो वाली स्थिति है। उस जवान योद्धा के साथ अपनी लड़ाई और तब से अब तक जो कुछ भी मैंने देखा है, उससे मुझे पता है कि ये इंसान बिना किसी मौत के डर के लड़ते हैं। मुश्किल में फंसने पर वे अपना आखिरी जानलेवा हमला ज़रूर करेंगे। जैसे ही मैं सोचना ख़त्म करता हूँ, 9 बचे हुए इंसान एक दूसरे को सहारा देकर खड़े होते हैं और एक साथ दहाड़ते हैं। 9 लाल रोशनी की लकीरें उस गुफा में फैल जाती हैं, जिससे अंधेरा दोपहर की रोशनी जैसा हो जाता है। मुझे दिख गया, मेरा मौका आ गया है। मैं कैटगर्ल की तरफ देखता हूँ, फिर साए का सहारा लेकर आगे बढ़ता हूँ और मेडुसा के सिर की पकड़ वाली सीमा के बिल्कुल किनारे तक पहुँच जाता हूँ। मैदान में इंसान एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। जब सिर्फ 3 बचते हैं और एक अपने शरीर से दूसरों को बचा रहा होता है, तब आखिरी 2 इंसान आखिरकार मेडुसा के सिर के करीब पहुँच जाते हैं, हवा में उछलते हैं और एक भाला और तलवार उसके निचले जबड़े में गहराई तक उतार देते हैं। मेडुसा का सिर जोर से चीख उठा क्योंकि उसका शारीरिक बचाव अब शून्य हो चुका था। उन 2 कमज़ोर इंसानों के वार ने एक ही झटके में उसकी 1000 से ज़्यादा सेहत खत्म कर दी। उसी समय कैटगर्ल ने अपने जंगली रूप में मौका देखा और चांदी की लकीर की तरह मेडुसा के सिर की तरफ झपटी।
लेकिन मेडुसा की 8,000 से ज़्यादा भांपने की शक्ति के सामने वो अब भी बहुत धीमी थी। आधे से ज़्यादा सांपों के सिर तुरंत उसकी तरफ मुड़ गए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो आ रही है। मेडुसा के सिर ने उस पल सोचा कि वो उसे खा जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ इंसानों और कैटगर्ल के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। वीक पॉइंट ब्रेक सक्रिय होते ही मेडुसा के सिर के शरीर पर कई लाल चमकदार बिंदु दिखने लगे। वे उसके शरीर के सबसे कमज़ोर हिस्से थे। इनमें से किसी पर भी वार करने का मतलब था सबसे ज़्यादा नुकसान। मैं काफ़ी देर से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और ज़मीन फट गई। मेरे चारों तरफ चट्टानों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। मेरा पूरा शरीर एक तोप के गोले जैसा बन गया, जो रास्ते में आने वाले पत्थर के खंभों को पिघलाकर लावा बना रहा था। लेवल 5 पर कॉमेट स्ट्राइक मेरी सारी खूबियों को 4 गुना शक्ति में बदल देता है। पूरी तरह भरी हुई इस चोट की ताकत कल्पना से परे थी। उस भयानक गर्मी और दबाव ने उन सांपों को वहीं कुचल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ मेडुसा का सिर हजारों आवाज़ों में चीख उठा। इस वार ने उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा तोड़ दिया और वो विशाल शरीर, जो 400 साल से अपनी जगह से नहीं हिला था, हवा में 100 मीटर दूर उड़ता हुआ सीधा चट्टान की दीवार में जा धंसा। मेरे पास खुद को ठीक करने का समय नहीं था। मैंने धूल के गुबार में छिपे मेडुसा के सिर को देखा। जब मैंने पैनल पर उसकी सेहत शून्य देखी, तभी मैंने राहत की सांस ली। बचे हुए 2 इंसान हैरान खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक जानवर ने उनकी जान बचाई है। हम बच गए। दूसरी मंजिल का बॉस मर गया। लुओ नाम का योद्धा अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। जब छोटे योद्धा जैंग ने पूछा कि अब क्या करना है, तो लुओ की आंखों की खुशी धीरे धीरे नफरत में बदल गई। उसने कहा कि जानवर आखिर जानवर ही होता है। उसे महसूस हो रहा था कि ये ड्रैगन जैसा जीव अगर बड़ा हो गया तो पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन जाएगा। लुओ ने जमीन से एक टूटी हुई तलवार उठाई और मेरी तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ने लगा। उसने सोचा कि भले ही वे इस नर्क से जिंदा न निकलें, लेकिन मेडुसा और इस ड्रैगन को मारना आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। जैंग थोड़ा हिचकिचाया, पर उसने भी हथियार उठा लिया। मैं उनकी एक एक बात सुन रहा था। जिस हाथ ने खिलाया उसी को काटना, इन इंसानों पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। पर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। कॉमेट स्ट्राइक ने मेरी पूरी ताकत सोख ली थी। इस हालत में खुद को संभालने का सबसे तेज तरीका लेवल बढ़ाना था। इंसान कमज़ोर होते हैं, पर उनमें अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। मैं उन्हें मारकर अपनी ताकत वापस पाने ही वाला था। अगर वे एहसान मानते तो शायद मेरा ज़मीर मुझे रोकता। उनका ये धोखा मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही वे दोनों वार करने के लिए बढ़े और मैं जवाब देने के लिए तैयार हुआ, तभी उस दीवार से एक भयानक धमाका हुआ। जिस दीवार से मेडुसा का सिर टकराया था, वो अचानक धमाके के साथ फटी और एक विशाल सांप ने बाहर निकलकर लुओ को बीच से काट दिया। मैं उस सांप को तुरंत पहचान गया। वो मेडुसा के सिर के बालों वाला ही एक सांप था, और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। यही वजह थी कि मेडुसा के सिर को गिराने के बाद भी मेरा अनुभव एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा था। हर तरफ से सांपों के फुफकारने की आवाज़ें आने लगीं। गुफा में रहने के मेरे अनुभव ने मुझे तुरंत चौकन्ना कर दिया। मैंने अपने ड्रैगन पंजे से दूसरे योद्धा के सीने के आर पार वार किया। लेवल बढ़ गया। मेरा शरीर एक पल में फिर से पूरी ताकत में आ गया। यह क्या हो रहा है म्याऊं? क्या मेडुसा का सिर पहले ही नहीं मर गया था? ये सांप अब भी जिंदा क्यों है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ खेल हुआ है। वो इंसानी सिर वाला हिस्सा तो सिर्फ एक छलावा था। असली शरीर तो वे सैकड़ों सांप हैं जो उसके बाल बने हुए थे। वो खोपड़ी तो बस उन्हें जोड़ने और फिर से जिंदा करने का एक जरिया थी। अब सैकड़ों सांप 2 हिस्सों में बट गए। आधे मेरी तरफ लपके और आधे कैटगर्ल के पीछे पड़ गए। वे हर तरफ से, हर कोने से हमला कर रहे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि वे सैकड़ों सांप मिलकर एक ही जीव माने जाते थे। कुछ को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन एक रास्ता था। मैंने एक सांप के टुकड़े टुकड़े किए और कैटगर्ल की तरफ देखा। अपनी फुर्ती के बावजूद वो सिर्फ 5-6 सांप ही मार पाई थी। मुझे पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कैटगर्ल को पास आने का इशारा किया। इस रूप में मेडुसा की लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन खोपड़ी के बिना उसने अपनी जादुई सुरक्षा और फिर से ठीक होने की शक्ति खो दी थी। एक जोरदार धमाका जो उन सभी सांपों को एक साथ ख़त्म कर दे, बस वही मेडुसा को हमेशा के लिए मार सकता था। और मेरे पास ठीक वैसा ही कौशल था। वॉइड ड्रैगन ब्रेथ, शून्य ड्रैगन की आग। ये सबसे शक्तिशाली हमला है जिसके साथ हर ड्रैगन पैदा होता है, जो आसपास की हर चीज़ को भारी नुकसान पहुंचाता है। कॉमेट स्ट्राइक के साथ मिलकर ये शरीर की सारी ताकत और जादुई शक्ति को हमले में बदल देता है। इसका नुकसान ये है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं मौत की कगार पर पहुंच जाता हूं। जब तक कोई और रास्ता न हो,
मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाता। कैटगर्ल मेरे पास थी। जैसे ही वो पहुंची, मैंने अपने पंजे से उसे दूर धकेल दिया। 200 से ज्यादा सांपों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया था। मैंने अपने पैर जमाए, अपनी जगह पर रुका और अपना जबड़ा पूरा खोल दिया। एक पल में नीली लपटें गुफा के हर कोने में फैल गईं। उन 200 सांपों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वे उस भीषण गर्मी में जलकर खाक हो गए। लेकिन उन सांपों को राख होते देखकर भी मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि आग शांत होने के बाद भी मुझे मेडुसा की मौत का कोई अनुभव नहीं मिला। मैं सावधानी से आसपास देख ही रहा था कि तभी जमीन फाड़कर एक सुनहरा सांप निकला और सीधा मेरे माथे के बीचों बीच हमला करने के लिए बढ़ा। वो इतनी तेज था कि मुझे सिर्फ उसकी एक परछाई ही दिखी। मेरी इस हालत में उसका एक वार मेरी जान ले लेता, लेकिन आखिरी सेकंड में चट्टानों के पीछे छिपी कैटगर्ल अचानक सामने कूद गई और अपने शरीर से मुझे बचा लिया। हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज़ आई जब उस सुनहरे सांप ने कैटगर्ल के हाथ को जोर से जकड़ लिया। उसकी पहले से ही कम सेहत अब गिरकर बहुत ही कम रह गई। दर्द सहते हुए कैटगर्ल ने अपनी पूरी बची कुची ताकत लगाकर उस सांप के 3-4 टुकड़े कर दिए और क्या आप उन्हें दूर उड़ा देती है। मैंने सच जानने के लिए अपनी शक्ति ट्रुथ का इस्तेमाल किया और ये देखकर दंग रह गया कि ये मेडुसा के सिर का असली जीव कोर बीस्ट था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस नासमझ बिल्ली ने मेरी जान बचाई। मैं उसके टूटे हुए हाथ को हैरानी से देखता रहा। तुमने मुझे क्यों बचाया? कायदे से तो सबसे अच्छा यही होता कि तुम उस असली जीव को मुझे मारने देती और फिर उसे खुद खत्म कर देती। कैटगर्ल का चेहरा पीला था, पर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या हमारा सौदा नहीं हुआ था? म्याऊं, हम इसे साथ मिलकर मारने वाले थे। मैं दूसरी मंजिल की बॉस बनूंगी और तुम तीसरी मंजिल पर जाओगे। इसके अलावा तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। म्याऊं। उसकी ये मासूम बातें सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आई। उन एहसान फरामोश इंसानों के बारे में सोचकर मुझे लगा कि इंसानों को सबसे ऊपर मानने के मेरे पुराने यकीन को अब बदलने की ज़रूरत है। मैं मेडुसा के सिर के बचे हुए टुकड़ों के पास गया, उसके सिर को अपने पैरों तले कुचला, टुकड़े उठाए, उन्हें मुंह में डाला, 2 बार चबाया और निगल गया। सूचना: मुख्य लक्ष्य 50% पूरा हुआ। अनलॉक पॉइंट्स मिल गए। लेवल बढ़कर 20 हो गया। विकास की शर्तें पूरी हो गई हैं। जैसे ही काम पूरा होने की घंटी बजी, मैंने अपना तनाव छोड़ दिया और ज़मीन पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसी समय कैटगर्ल ने मुझे अपनी बाहों में जोर से भर लिया और अपना चेहरा मुझ पर रगड़ने लगी। मुझे मानना पड़ेगा कि कैटगर्ल का इंसानी रूप ऊपर से काफ़ी गठीला है। मैंने पहले उसकी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर मैंने आसपास देखा। मेडुसा के सिर के बिना तीसरी मंजिल का रास्ता पूरी तरह खुला था। लेकिन जैसे ही मैं गलियारे की तरफ बढ़ने वाला था, कैटगर्ल बोली, उसके चेहरे पर साफ झिझक थी। हम कितनी शानदार टीम है। अगर तुम रुक जाते तो हम दूसरी मंजिल पर राज करते। म्याऊं। वो रुकी जैसे उसे कोई विचार आया हो और उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने अचानक कहा, तुम बहुत होशियार हो और मैं बहुत ताकतवर। मैं दूसरी मंजिल की रानी बनूंगी और तुम मेरे शाही सलाहकार। मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था कि इस बिल्ली के दिमाग में ऐसी बात कहाँ से आई। मैंने बस कंधे उचका दिए। भूल जाओ, मुझे हमेशा से खुला नीला आसमान और सूरज की रोशनी पसंद रही है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ा और सीधा गलियारे में कूद गया। कैटगर्ल ने पीछे आने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नीचे से गूंज रही थी, दूसरी मंजिल पर अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें खतरा पहुंचा सके। फिर मिलेंगे, कैटगर्ल। दूसरों के लिए तीसरी मंजिल का रास्ता मौत की सज़ा जैसा हो सकता था, पर मेरे लिए ये आज़ादी का इकलौता रास्ता था। पर अगले ही पल मुझे पछतावा होने लगा। पहली मंजिल पत्थरों वाली गुफा थी, दूसरी कीचड़ से भरा गड्ढा, पर जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो ये था, तीसरी मंजिल बर्फ की एक विशाल दुनिया है। जहाँ तक नजर जाए सिर्फ कोहरा और सफ़ेदी, और तापमान लगभग 0 से 150 डिग्री नीचे। मैंने जल्दी से विकास के दूसरे विकल्प खोले। देखते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। पहले 3 विकल्प तो पुराने ही थे, पर चौथे विकल्प ने मुझे चौंका दिया। माइनर आइस ड्रैगन, एक दुर्लभ खून वाला रास्ता जो बहुत ज़्यादा ठंड और मन में गर्मी पाने की गहरी इच्छा की वजह से खुला था। इसकी अपनी शक्ति है, बर्फ से कोई नुकसान न होना। अपनी कम होती सेहत को देखकर मैंने बिना सोचे माइनर आइस ड्रैगन चुन लिया। पहले की तरह ट्रुथ की घंटी बजी और पलक झपकते ही विकास पूरा हो गया। मेरे शरीर से एक एक बैंगनी रंग का तराजू गिर गया। लेकिन जैसे ही मैं इस विकास से मिलने वाली ताकत को जांचने ही वाला था, ठीक ऊपर से एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। मैंने तेजी से ऊपर देखा और एक बहुत बड़ा पिछला हिस्सा पूरी रफ्तार से मेरी तरफ आता दिखा। मुझे बचने का समय तक नहीं मिला, सीधी टक्कर हुई। क्या मैंने तुम्हें हटने के लिए नहीं कहा था? म्याऊं।
कुछ समय घूमने के बाद ये साफ हो गया कि तीसरी मंजिल पहली दो मंजिलों जैसी बिल्कुल नहीं है। ये सफ़ेद बर्फ और पाले की एक अंतहीन दुनिया है। यहाँ के जानवर भी अर्धपारदर्शी और बर्फीले हैं, जो बिल्कुल बर्फ की मूर्तियों जैसे दिखते हैं, और हर एक का लेवल 70 या उससे ज़्यादा है। तीसरी मंजिल को जितनी जल्दी हो सके पार करने के लिए कैटगर्ल और मैंने तय किया कि पहले यहाँ के जानवरों का शिकार करेंगे और अपना लेवल बढ़ाएंगे। और इस तरह 10 दिनों से ज़्यादा की ट्रेनिंग और हज़ारों बर्फीले जानवरों को मारने के बाद मेरा लेवल दूसरे विकास के लेवल 8 पर पहुंच गया। चूँकि हर विकास के बाद लेवल फिर से शुरू होते हैं, इसलिए मैं अब कालकोठरी के लेवल 88 वाले जानवर के बराबर हूँ। कैटगर्ल ने भी हमारे साथ होने का फ़ायदा उठाया और उतने ही समय में लेवल 51 से लेवल 62 पर पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ने लगा, मुझे तीसरी मंजिल की घाटी के बारे में कुछ बहुत अजीब महसूस होने लगा। घाटी के बाहर के जानवर कम लेवल के थे, इसलिए मैं सिर्फ घाटी के अंदर ही शिकार कर रहा था। बाहर के क्रिम्सन वुड बर्फीले भेड़िए भले ही बर्फ की मूर्ति जैसे दिखते हों, उनका खून पारदर्शी और मांस सफ़ेद हो, पर वे असली जीवित प्राणी हैं। लेकिन घाटी के अंदर के भेड़िए पूरी तरह बर्फ से बने हैं, उनमें न मांस है और न ही खून। सबसे बड़ी बात, लेवल 5 पर एक को मारने से मुझे 200 अनुभव मिलता था, पर अब लेवल 8 पर डबल अनुभव की शक्ति के बाद भी एक भेड़िए को मारने पर सिर्फ 50 पॉइंट ही मिलते हैं। ये मुझे एक खौफनाक संभावना की तरफ ले गया। मैं कैटगर्ल को लेकर घाटी के और अंदर गया। रास्ते में हमें हर तरह के जानवर मिले, पर बिना किसी अपवाद के हर एक का शरीर बर्फ का बना था। न कोई आदत, न बुद्धि और न ही बात करने की काबिलियत। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घाटी की गहराई में मुझे एक इंसान मिला जिसका शरीर पूरी तरह बर्फ से बना था। इससे मेरा शक यकीन में बदल गया। इस घाटी का हर जानवर एक बुलाया गया कठपुतली समन है, और चूंकि यहाँ कोई कमज़ोर जानवर नहीं है, तो इन सबके पीछे जो जीव है वो पक्का बहुत शक्तिशाली होगा। शायद तीसरी मंजिल की बॉस आइस फीनिक्स, बर्फ का अमर पक्षी। कैटगर्ल और मैं 3 दिनों तक लगातार आगे बढ़ते रहें। उन बर्फीली कठपुतलियों को मारते हुए मैं दूसरे विकास के लेवल 11 पर पहुंच गया और कैटगर्ल लेवल 75 पर। लेकिन लेवल बढ़ने से शरीर ठीक होता है, दिमाग नहीं। कैटगर्ल, जिसने ज़रा भी आराम नहीं किया था, अब लड़खड़ा रही थी। मैं थक गई हूँ। म्याऊं, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? तीसरी मंजिल की बॉस बस पास ही है, उसे मारने के बाद आराम करेंगे। अगर तुम थक गई हो तो यहीं रुक सकती हो। तुम्हारी रफ्तार से तुम 1 घंटे में मुझ तक पहुंच जाओगी। कैटगर्ल ने मुंह बनाया। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने दांत भींचे और चलती रही। डॉग बॉय, तुम आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो। म्याऊं, तुम बॉस को मारने के लिए इतने उतावले क्यों हो? क्योंकि मैं जल्दी लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। लेवियाथन को मारकर इस नर्क से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे कारण बहुत सरल हैं। मैं चाहे जो भी बन जाऊं, दिल से अब भी इंसान हूं। मुझे एक शांत और सुकून भरी जिंदगी चाहिए। ये कालकोठरी मेरी जगह कभी नहीं थी। कैटगर्ल कुछ कहना चाहती थी, पर जब उसने मेरी आंखों में पक्का इरादा देखा तो वो बस अपने होंठ भींच लेती है और पीछे चलने के लिए खुद को मजबूर करती है। तभी घाटी आगे जाकर एक विशाल मैदान में खुल जाती है। मेरे कदम रुक जाते हैं। तुम रुक क्यों गए? म्याऊं, क्या तुम्हें तीसरी मंजिल की बॉस मिल गई? कैटगर्ल मेरी नज़र का पीछा करती है। वहाँ एक खुले मैदान में एक विशाल आइस फिनिक्स बर्फ के घोंसले के बीचों बीच बिना हिले डुले बैठी है, जैसे वो शुरू से ही हमारा इंतजार कर रही हो। लक्ष्य: आइस फिनिक्स, लेवल 176, दुर्लभ और उच्च श्रेणी का जानवर। प्रजनन मूल्य बहुत ज़्यादा। ये पहली बार है जब मैंने किसी ऐसे जानवर को देखा है जिसकी ताकत के आंकड़े 4 या 5 अंकों में हैं। ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये सिर्फ तीसरी मंजिल की बॉस है, लेकिन सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। कौशल का इस्तेमाल, तरकीबें और तेज समझ ही ये तय करती हैं कि कौन जीतेगा और कौन मरेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब आइस फिनिक्स खुद पहले बोलती है, तुम मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? चूंकि वह बात करने के लिए तैयार है तो मैं भी जवाब देता हूँ। चौथी मंजिल का रास्ता तुम्हारे घोंसले के ठीक नीचे है ना? हम चौथी मंजिल पर जा रहे हैं। अगर तुम हट जाओ तो आज हम में से किसी को मरने की ज़रूरत नहीं है। आइस फिनिक्स अपनी पारदर्शी आंखें घुमाती है और एक लंबी खामोशी के बाद बोलती है, मैं यहाँ अनंत काल तक अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरी शांति में खलल क्यों डाल रहे हो? मैं उसके नीचे देखता हूँ। वहाँ एक छोटी आइस फिनिक्स पड़ी है जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। क्या वो तुम्हारा बच्चा है? आइस फिनिक्स कोई जवाब नहीं देती। वो बस उस छोटे कंकाल को बहुत प्यार से देखती है, जैसे वो बच्चा अब भी जिंदा हो। मेरे पास इन सब बातों के लिए सब्र नहीं है और न ही उसकी हालत में कोई दिलचस्पी। मैं अपनी स्थिति संभालता हूँ और लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कैटगर्ल ये सब देख रही है और आइस फिनिक्स से लड़ने में हिचकिचा रही है।
सहानुभूति की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे नहीं लगता कि हम जीत सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच जो भी हुआ हो, मुझे बस चौथी मंजिल तक पहुंचना है। ये शब्द सुनकर आइस फिनिक्स अपना सिर उठाती है और मेरी तरफ एक अजीब सी गर्माहट के साथ देखती है और अपनी अजीब बातों को जारी रखती है। मैं देख रही हूं कि तुम भी मेरे प्यारे बच्चे के साथ खेलने के लिए साथी बनना चाहते हो। मेरा बचा कुचा सब्र भी खत्म हो गया। मैंने बात करना बंद कर दिया। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं एक नीले हरे तोप के गोले की तरह आइस फिनिक्स से जा टकराया। मैंने अपना जबड़ा खोला और एक के बाद एक वॉइड ड्रैगन ब्रेथ के 3 हमले किए। कैटगर्ल ने भी बिजली की रफ्तार से हवा की दर्जनों लहरें एक साथ छोड़ीं। हमारे हमले आइस फिनिक्स पर तूफान की तरह बरसे, जिससे उसकी सेहत गिरकर 1/5 रह गई। लेकिन मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि डर बढ़ने लगा, क्योंकि जब से लड़ाई शुरू हुई थी आइस फिनिक्स ने कोई जवाबी हमला नहीं किया था। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस एक खंभे की तरह खड़ी रही। हम उस पर चाहे जो भी वार कर रहे थे, मेरी लड़ने की समझ मुझे रुकने के लिए कह रही थी। लेकिन जैसे ही मैं वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का आखिरी हमला करने वाला था, घाटी की दीवारों की दरारों से दर्जनों बर्फीले जानवर अचानक बाहर निकलने लगे। उसी पल आइस फिनिक्स, जो अब तक पहाड़ की तरह शांत थी, आखिरकार हिली। उसने अपने पंख पूरी तरह खोल दिए। वे बर्फीले जानवर पिघलने लगे और बर्फीले पानी में बदलकर सीधे आइस फिनिक्स के शरीर में समा गए, जिससे उसकी खाली हो चुकी सेहत एक पल में फिर से पूरी भर गई। मेरा दिल बैठ गया। आइस फिनिक्स अब खेल खत्म करने के मूड में लग रही थी। उसने पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए और एक भयानक बर्फीला तूफान खड़ा कर दिया। बर्फ का जमना कल्पना से परे था। मेरी उंगलियों और पैर के अंगूठों से बर्फ चढ़ने लगी और बस एक सांस के अंदर मेरा पूरा धड़ बर्फ में कैद हो गया। मेरे शरीर से होश तेजी से खत्म होने लगा। धुंधली होती हालत में एक आवाज़ मुझ तक पहुंची। डॉग बॉय, भागो, तुमने गलत अंदाज़ा लगाया। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। मैंने आंखें खोलीं और पाया कि मैं अब उस घाटी में नहीं हूँ। मेरे सामने एक बूढ़े हिरण जैसा दिखने वाला कोई जीव था जो प्यार से मुस्कुरा रहा था। तुम जाग गए? बर्फ के मैदान में तुरंत एक तेज और डरी हुई चीख गूंजी। 1 मिनट बाद मैं जमीन पर पड़ा था। दिल अब भी जोर से धड़क रहा था और मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने वापस आसमान की तरफ देखा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस विशाल और अजीब जानवर ने मेरे बेहोश होने पर मुझे खाया नहीं। इतना ही नहीं, उसने अपने विशाल शरीर से मुझे ढंक कर रखा और पूरे दिन रात मेरा होश में आने का इंतजार किया। इस काल कोठरी में अच्छे जीव भी हैं। इस बात ने मेरे अब तक के सारे यकीन को तोड़ दिया। मैंने सावधानी से पूछा, तो क्या आपने मुझे बचाया? उस गंजे सिर वाले जानवर को सच में हैरानी हुई। तुम बात कर सकते हो? तुम्हें टेलीपैथी भी आती है? मैंने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाया। क्या मैंने अभी जोर से नहीं बोला? उस गंजे सिर वाले ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतने समय से जिंदा हूँ कि मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई है। लेकिन तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं था, वो तुम्हारी दोस्त थी। मैं आंखें झपकाने लगा। वो तुम्हारी नेवला। तुम उस नेवले को कैसे भूल सकते हो? कैटगर्ल। मैं अपनी जगह पे जम गया। यादों के टुकड़े बिजली की तरह दिमाग में घूमने लगे। मुझे याद आया कि आइस फिनिक्स की बर्फीली लहर ने मेरे पूरे शरीर को बर्फ में जकड़ लिया था। लेकिन उसी पल कैटगर्ल आगे बढ़ी, मेरे पास आई और अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे आइस फिनिक्स के घोंसले से बाहर फेंक दिया और चिल्लाई, डॉग बॉय, वापस आकर मुझे बचाना। इस बात का पूरा बोझ मुझ पर महसूस हुआ। मैं घुटनों के बल गिर गया। मेरा सीना ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी मुट्ठी ने उसे जकड़कर कुचल दिया हो। वो कड़वा सच और लाचारी मुझ पर लहर की तरह आई और मुझे डुबो दिया। अगर मैं थोड़ा सा भी सावधान रहता तो ये सब नहीं होता। अगर कैटगर्ल ना होती तो आइस फिनिक्स के हाथों मरने वाला मैं होता। तुम्हारी उस बिल्ली ने तुम्हें बर्फीली घाटी के किनारे फेंक दिया था और मैं वहीं से गुजर रहा था। सच कहूँ तो काफ़ी समय बाद तुम्हारी काबिलियत वाला कोई जानवर तीसरी मंजिल पर दिखा है। इसलिए मैंने सोचा, क्यों ना तुम्हें यहाँ ले आऊँ। जब मैं डार्क वैली की लड़ाई में लड़ा था तब मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त था। लेकिन तुम इतने दुखी नहीं लग रहे। क्या वो बिल्ली तुम्हारी दोस्त नहीं है? उस बूढ़े जानवर ने उलझन में अपना सिर झुकाया। वो एक बेवकूफ़ बिल्ली है। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मुझे क्या करना चाहिए? मैं मुड़ा और बर्फीली घाटी की तरफ चल दिया। वो बूढ़ा जानवर तुरंत मेरे सामने आ गया। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मैं एक युवा जानवर को सीधा अपनी मौत की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। तुम्हें रोकना एक बड़े का फर्ज है। कैटगर्ल मर चुकी है और वो मेरी वजह से मरी है। उसका बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बातें साफ और कड़े इरादे से भरी थीं।
उस बूढ़े जानवर ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र थोड़ी नीचे झुकी। मेरे दोनों ड्रैगन पंजों की मुट्ठियां इतनी जोर से बिंची थीं कि उंगलियों के बीच से खून रिस रहा था। वह बूढ़ा जानवर ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे कुछ प्यारा याद आ गया हो। काफी देर बाद वो बोला, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी दोस्त मरी नहीं है? ये शब्द मेरे लिए किसी सहारे की तरह थे। मैं तुरंत मुड़ा और देखा कि वो बूढ़ा जानवर एक प्यारी मुस्कान के साथ मुझे देख रहा है। ये झूठ नहीं लग रहा था। आइस फिनिक्स की बनाई कठपुतलियां दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी बुलाने की तकनीक, समनिंग तकनीक, एक दुर्लभ कला है जिसे बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्राचीन काल से अब तक 10 से भी कम जीवों के पास ये हुनर रहा है। ये दुनिया की सबसे दुर्लभ शक्तियों में से एक है। आमतौर पर बुलाए गए जीव असल जीव से कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये तकनीक ऐसे जीव पैदा कर सकती है जो असल जीव के बराबर या उससे भी ज़्यादा ताकतवर हों, क्योंकि ये नकल नहीं करती, ये कब्जा करती है। ये एक जीव को पकड़कर मार देती है, पर उसकी आत्मा को बचाकर रखती है, उसके दिमाग को ख़त्म कर देती है और उसके शरीर को बर्फ से दोबारा बनाती है। ये किसी जीव को बुलाना नहीं, बल्कि उसे कठपुतली बनाना है। यही वजह है कि उसके बुलाए गए जीवों को मारने पर भी अनुभव, एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। बर्फीली घाटी में तुम्हें जो भी जानवर मिले, वे सब बिना किसी अपवाद के आइस फिनिक्स की कठपुतलियां हैं। तीसरी मंजिल काफ़ी समय से पूरी तरह आइस फिनिक्स के कब्जे में है। कुछ कमज़ोर भटके हुए जानवरों के अलावा जिस किसी के पास भी थोड़ी सी भी ताकत थी, उसे आइस फिनिक्स ने अपनी कठपुतली बना लिया है। ये सच पचा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उलझन में पूछा, पर इस सब का कैटगर्ल के जिंदा होने से क्या लेना देना है? बूढ़ा जानवर बोला, बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन ताकतवर तो है, पर इसकी कमज़ोरी ये है कि ये बहुत धीरे काम करती है। ये बर्फ़ के गुणों का इस्तेमाल करके शिकार के शरीर को एक एक कोशिका, सेल के स्तर पर धीरे धीरे बदलती है, तभी पूरी आत्मा सुरक्षित बच पाती है। उस बिल्ली की ताकत को देखते हुए इस प्रक्रिया में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। अगर 2 हफ्ते के अंदर आइस फिनिक्स को मार दोगे तो उस बिल्ली को ठीक करने वाले जादू से वापस लाया जा सकता है। 2 हफ्ते। मेरे अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। मेरी हीलर की मौत ने मुझे पहले ही तोड़ दिया था। अगर कैटगर्ल भी मर जाती तो उसका पछतावा मुझे पूरी जिंदगी सताता। ये खबर सुनकर मेरे अंदर एक नया जोश आ गया। अगर कैटगर्ल का पकड़ा जाना मेरी लापरवाही थी तो उसे छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया बड़े, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो बूढ़ा जानवर जोर से हंसा। मैं बस बहुत ज़्यादा समय से जिंदा हूँ। कैंडल ड्रैगन के किसी नन्हे बच्चे से मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। बस कुछ करने के लिए मिल गया। उसकी बात ने मुझे सुन्न कर दिया। इस वक्त मुझे एक माइनर आइस ड्रैगन की तरह दिखना चाहिए था। कैंडल ड्रैगन का खून तो 2 विकास इवोल्यूशन के नीचे दब चुका था। इस बूढ़े जानवर ने उसे कैसे पहचान लिया? तभी मुझे एक और बात खटकी। इस जानवर ने अभी कहा था कि तीसरी मंजिल पर ताकतवर जीवों को आइस फिनिक्स ने कठपुतली बना लिया है, पर इतना विशाल जीव पक्का कोई कमज़ोर भटका हुआ जानवर नहीं हो सकता। तो ये आइस फिनिक्स की पकड़ से कैसे बच गया? बूढ़े जानवर की आंखों में एक शरारती चमक आई, जैसे उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। क्या तुम्हारे पास ट्रुथ, सच्चाई नाम का दुर्लभ कौशल नहीं है? वो तो बहुत ही ज़बरदस्त काबिलियत है। प्राचीन काल से अब तक तुम्हारे अलावा मैंने सिर्फ एक देवता को इसका मालिक देखा है। तुम खुद ट्रुथ का इस्तेमाल करके पता क्यों नहीं लगा लेते? मैं हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे मेरे ट्रुथ कौशल के बारे में भी पता होगा। तो मेरी गुस्ताखी माफ़ करना बड़े। मैंने खुद को संभाला, अपना सिर उठाया और इस विशाल अजीब जानवर पर ट्रुथ सक्रिय किया। जैसे ही डेटा साफ हुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैर कांपने लगे और मैं सीधा ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि मेरे सामने खड़ा ये अजीब दिखने वाला जानवर एक सुप्रीम डिवाइन बीस्ट, परम दिव्य जीव था, जिसका लेवल लेवियाथन से भी ज़्यादा था। लक्ष्य बेबीलोन, लेवल 413। प्रकार सुप्रीम डिवाइन बीस्ट। तुम असल में कौन हो? मेरी आवाज़ बेकाबू होकर कांप रही है, लेकिन बेबीलोन सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। वो गहरे नीले आसमान की ओर देखता है। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान है, जैसे वो बहुत पहले की किसी खूबसूरत बात को याद कर रहा हो। एक लंबी खामोशी के बाद वो धीरे से बुदबुदाता है। एक समय था जब मैं लाखों दानव देवताओं से लड़ा था। अपनी उंगलियों के एक झटके से मैंने भोर को शाम से अलग कर दिया था। अब मैं अकेला चलता हूँ, संतुष्ट हूँ और भुला दिए जाने पर खुश हूँ। पता चला कि जब देवताओं ने पहली बार इस कालकोठरी को बनाया था तो उन्होंने इसे 2 बॉस वाली संरचना के साथ बनाया था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बेबीलोन लड़ाई और इन सब मामलों से थक गया और जैसे जैसे उम्र ढलने लगी, वो तीसरी मंजिल पर चला आया, जो रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, और कहीं ज्यादा ताकतवर लेवियाथन को अकेले कालकोठरी पर राज करने के लिए छोड़ दिया। उसके इस छोटे से परिचय के बाद मैं सिर्फ एक फीकी मुस्कान ही दे पाया।
इस काल कोठरी के मुश्किल से आधे रास्ते पर पहुंचा हूं और मेरा सामना दोनों आखिरी बॉसों से हो चुका है। ये किस्मत की बात है या नहीं, मैं सच में नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम लेवियाथन के उलट बेबीलोन से बात की जा सकती है और उसके मन में कोई दुश्मनी नहीं है। बड़े, क्या मैं वाकई आइस फिनिक्स को हराकर कैटगर्ल को बचा सकता हूँ? बेबीलोन तुरंत जवाब नहीं देता। उसे और लेवियाथन को एक साथ काल कोठरी का आखिरी बॉस बनाए जाने का कारण बहुत सरल है। लेवियाथन ताकत का प्रतीक है और बेबीलोन बुद्धिमानी का। वो एक पल के लिए सोचता है, फिर वही सवाल मुझ पर डाल देता है। यह काल कोठरी है। अब तक तुमने जितने भी जानवर मारे हैं, क्या उनमें से एक भी ऐसा था जिसका लेवल तुमसे ज्यादा न हो? बेबीलोन की कोमल नज़र मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर देती है। ये सिर्फ दया नहीं है, यह एक सच्चे ज्ञानी द्वारा एक सवाल में समेटे गए हजारों शब्द हैं। मैं एक पल में उसकी बात की गहराई समझ जाता हूँ। बेबीलोन दुनिया के मामलों से कितना भी दूर क्यों ना हो, वो अब भी कालकोठरी का एक बॉस है और आइस फिनिक्स भी वही है। उसका मुझे बचाना कालकोठरी के एक काबिल जानवर के प्रति सराहना माना जा सकता है, लेकिन एक आखिरी बॉस होने के नाते बेबीलोन मुझे कभी ये नहीं सिखाएगा कि दूसरे बॉस को कैसे मारना है। मैं काफ़ी देर तक सोच में डूबा रहा, फिर खड़ा हुआ। शुक्रिया, मैं समझ गया। मैं मुड़ा और बर्फीली घाटी की दिशा में चल दिया। 2 हफ्ते नहीं, 10 दिन। 2 हफ्ते का समय बहुत जोखिम भरा है। कैटगर्ल शायद उतना लंबा न टिक पाए। 10 दिन, बस इतना ही समय मैं खुद को दे रहा हूँ। बेहोशी का समय घटाकर मेरे पास 9 दिन बचे हैं और मैं इसमें से एक पल भी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं बर्फीली घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़ा होता हूँ। 10 किलो से ज़्यादा वजन का बर्फ का एक टुकड़ा उठाता हूँ और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पल्स के साथ जोड़कर पूरी ताकत से घाटी में फेंक देता हूँ। उस फेंक के पीछे की ताकत बर्फ को एक तोप के गोले जैसा विनाशकारी बना देती है। ये 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर बर्फ की दीवार से जोरदार धमाके के साथ टकराता है और आवाज का वो धमाका दीवार से चिपके हुए आइसबोर्न काइट्स को तुरंत गुस्सा दिला देता है। कुछ ही पलों में घाटी के द्वार के पास छिपे हुए 2 से 3 हजार आइसबोर्न काइट्स एक साथ हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन उस भारी झुंड को देखकर मैं बस मुस्कुराता हूँ। बात यह है, आइस फीनिक्स अपनी खुद की बर्फीली कठपुतलियों को सोखकर अपनी सेहत वापस पा सकती है। जब तक बर्फीली घाटी में कठपुतलियां मौजूद हैं, आइस फीनिक्स को मारना नामुमकिन है और बर्फीली घाटी के हर जानवर को बर्फीली कठपुतली में बदल दिया गया है। तो क्यों ना उसे उस काबिलियत से महरूम कर दूं और साथ ही खुद को और ताकतवर बना लूं? बर्फीली घाटी में दोबारा घुसने से पहले मैं अपनी इंटेंसिफाइड ग्रोथ शक्ति को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए 40 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करता हूं। ये कौशल लड़ाई के बाहर हर मिनट अपने आप 2 अनुभव पॉइंट्स देता है और शिकार से मिलने वाले अनुभव को 4 गुना कर देता है। मैं अपनी स्थिति संभालता हूँ और आसमान की ओर अपना ड्रैगन पंजा उठाता हूँ। आसमान आइसबोर्न काइट से भरा हुआ है। बर्फीली घाटी को साफ करने के लिए 9 दिन का समय है और तुम लोग पहले शिकार हो, और इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं। जैसे ही आखिरी शुद्ध नस्ल वाले कोटो जानवर की कठपुतली गिरती है, मेरा शरीर जवाब दे देता है और मैं जमीन पर ढह जाता हूँ। सूचना: शुद्ध नस्ल वाले कोटो जानवर विलुप्त हो गए। विलुप्ति बोनस के रूप में 20 अनलॉक पॉइंट्स मिले। कुल अनलॉक पॉइंट्स 416। लेवल बढ़कर 16 हो गया। ये आइसबोर्न प्रजाति की 11वीं कठपुतली है जिसे मैंने ख़त्म किया है। 6 दिन। मैंने अनगिनत बार खुद को अपनी आखिरी सीमा तक धकेला है। मेरे मौजूदा लेवल पर बची हुई आखिरी 2 प्रजातियों को ख़त्म करने से भी मेरा एक लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। न केवल आइस फीनिक्स की अमरता को हमेशा के लिए छीनने के लिए, बल्कि उससे भी ज़रूरी 90% और अनलॉक पॉइंट्स जमा करने के लिए। जीत पक्की करने के लिए 2 ऐसे कौशल हैं जिन्हें मुझे हर हाल में अनलॉक करना होगा। इसी बीच बर्फीली घाटी की गहराई में आइस फीनिक्स बर्फ के अंडे के अंदर जमी हुई एक परछाई को बड़े अचरज से देख रही है। 10 दिन बीत चुके हैं। नियमों के हिसाब से सिर्फ 75 लेवल वाले एक जानवर के अंग अब तक गल जाने चाहिए थे। फिर भी अंदर जमी हुई कैटगर्ल की त्वचा पर मुश्किल से 20% असर हुआ है। उसके शरीर का बाकी हिस्सा लगभग पूरी तरह सुरक्षित है। आइस फिनिक्स महसूस कर सकती है कि ये बिल्ली गहरी बेहोशी में होने के बावजूद अपने दिमाग के केंद्र में कुछ बहुत शक्तिशाली छिपाए हुए है। एक उग्र और अटूट भावना। वही भावना उसके शरीर की जीवन शक्ति को जमने से रोक रही है। यही वजह है कि बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया इतनी धीमी चल रही है। लेकिन सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी आखिरकार टूट ही जाती है। इस वक्त आइस फीनिक्स की आंखों में बेचैनी नहीं, बल्कि कुछ कोमल और उसे अपना बनाने वाली भावना है, क्योंकि उसके लिए ये अब तक की सबसे बेहतरीन कठपुतली है। लेकिन तभी एक आवाज़ बर्फ के घोंसले की शांति को भंग कर देती है। आइस फिनिक्स सिर से पूंछ तक कांप जाती है, अपना सिर उठाती है और अविश्वास के साथ उस ड्रैगन जैसे जीव को देखती है जो अब उसकी नज़रों के सामने खड़ा है।
तुमने मेरी ताकत को खुद महसूस किया है। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ 9 दिनों में मेरे अंदर से निकलने वाली मारने की इच्छा 10 गुना बढ़ गई है। मैं ठंडी और गर्व भरी आंखों से आइस फिनिक्स की नज़रों का सामना करता हूँ और शांति से कहता हूँ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रखना कानून के खिलाफ है? इस बार आइस फिनिक्स की पुरानी हिकारत का कोई निशान नहीं है। वो वाकई मुझे एक खतरे के रूप में देख रही है। 9 दिन पहले आइस फिनिक्स ये देखकर हैरान थी कि इतना शक्तिशाली जानवर अब भी तीसरी मंजिल पर घूम रहा है, लेकिन उसकी नज़रों में वो तब भी गंभीरता से लेने लायक दुश्मन नहीं था। ज्यादा से ज्यादा आम कमज़ोरों से थोड़ा बेहतर। लेकिन महज 9 दिनों में वो अब इस छोटे से जीव में एक ऐसा बदलाव देखती है जो सब कुछ पलट देता है। कह नहीं सकते कि कैटगर्ल और कितनी देर टिक पाएगी। मैं बातें बर्बाद नहीं करता। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, बिजली की एक लकीर बनकर सीधा आइस फिनिक्स के चेहरे की तरफ लपकता हूँ और बिना किसी रहम के उसके चेहरे पर एक लात जमा देता हूँ। टक्कर से एक लहर पैदा होती है जो जमीन को तलवार की तरह चीर देती है। आइस फिनिक्स अपने सदमे से बाहर निकलती है और गुस्से से फट पड़ती है। उसकी आंखें मुझ पर जम जाती हैं और वो एक बर्फीली सांस छोड़ती है। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से वो सांस निकलती है, आइस फिनिक्स ये देखकर दंग रह जाती है कि वो छोटा ड्रैगन जो बिल्कुल उसके चेहरे के सामने था, गायब हो चुका है, जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। ऊपर देखो पागल, मेरी आवाज़ ठीक ऊपर से आती है। आइस फिनिक्स झटके से अपना सिर ऊपर उठाती है और देखती है कि किसी तरह मैं हवा में लगभग 1 किलोमीटर ऊपर उछल गया हूँ। एक वॉइड ड्रैगन। मेरे जबड़े में वॉइड ड्रैगन ब्रेथ की ताकत इतनी तेज हो गई है कि उसके आसपास की जगह भी मुड़ने लगी है। पिछली बार जब इसने हमारे 4 हमलों को झेला था, तब आइस फिनिक्स पूरी तरह अपनी अमरता पर टिकी थी और उसने हमारे जानलेवा हमले को किसी जोकर के शो की तरह देखा था। हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन इस बार बात अलग है। 1000 साल से शांत पड़ी इसकी समझ इसे चिल्लाकर चेतावनी दे रही है। अगर इसने इसे भी पिछली बार की तरह झेला तो भले ही ये जिंदा बच जाए, पर इसकी लड़ने की काबिलियत खत्म हो जाएगी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आइस फिनिक्स ने जादुई ताकत माना जुटाई और अपने ऊपर बर्फ की एक के बाद एक कई परतें खड़ी कर दीं। कुल 5 परतें। आइस फिनिक्स के ऊपर एक अभेद्य किला बन गया। वॉइड स्काई पियर्स। मैंने अपने मुंह से सैकड़ों मीटर लंबा आग का गोला छोड़ा, जिसने पूरे आसमान को लाल रंग की धधकती चादर में बदल दिया। पहली दीवार तो छूने से पहले ही भाप बन गई, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी। आइस फिनिक्स का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। जैसे ही आखिरी बर्फीली दीवार एक पल में टूटी, आग का वो गोला और बर्फ का घोंसला सीधा आइस फिनिक्स के शरीर के आर पार हो गया। आइस फिनिक्स की एक दर्दनाक चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। सिर्फ एक बार और उसकी आधी सेहत खत्म हो गई। अगर वे 5 बर्फीली दीवारें ज़्यादातर ताकत न सोखतीं तो वो हमला आइस फिनिक्स को तुरंत मारने के लिए काफ़ी था। कैसे? तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? मैं ज़मीन पर दर्द से तड़पती आइस फिनिक्स के सामने पूरी तरह तैयार खड़ा रहा। वो हमला सिर्फ वॉइड ड्रैगन ब्रेथ को सिकोड़ कर किया गया वार नहीं था। वह एक बहुत ही उच्च स्तर का जन्मजात कौशल था। मैंने वॉइड ड्रैगन ब्रेथ के सबसे बेहतरीन रूप वॉइड स्काई पियर्स को खोलने के लिए पूरे 300 अनलॉक पॉइंट्स खर्च किए थे। ड्रैगन प्रजाति की सबसे शक्तिशाली तकनीक, जिसे देवता भी हासिल नहीं कर सकते। आइस फिनिक्स मुझे अविश्वास से देख रही है। तुम्हारा कौशल चाहे कितना भी अच्छा हो, तुम्हारी अपनी ताकत मेरे पास भी नहीं है। तो ये मुमकिन कैसे है? तुम्हारे लेवल के जानवर के पास स्किल अप्रेजल, कौशल परखने की शक्ति तो होगी ही। खुद ही देख लो, मैंने साफ लहजे में कहा। स्किल अप्रेजल एक आम हुनर है। ये मेरी ट्रुथ शक्ति का एक छोटा और सरल रूप है। ट्रुथ की तरह ही यह आपको दूसरे जीव के लेवल और आंकड़ों को पढ़ने देता है। लड़ाई से पहले दोनों तरफ के अंतर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करना हर जंग का एक बुनियादी तरीका है। चूंकि इसने 9 दिन पहले मेरे आंकड़े देखे थे, इसलिए इस बार आइस फिनिक्स ने दोबारा देखने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन जब उसने आज फिर से मेरे आंकड़े पढ़े तो उसकी आंखें फटी रह गईं। और जब उसने एक खास कौशल को पढ़ा तो उसे बहुत गहरा सदमा लगा। ब्लड लीनेज ऑप्टिमाइजेशन, रक्तवंश सुधार, जो शरीर को उसकी सबसे बेहतरीन स्थिति में ले आता है और हमेशा के लिए सारी ताकतों को 50% बढ़ा देता है, जिसमें भविष्य में लेवल बढ़ने से मिलने वाली ताकत भी शामिल है। इसके अलावा ऊंचे लेवल के दुश्मनों का सामना करते समय ये लेवल के दबाव को 40 लेवल तक कम कर देता है। ये हुनर वॉइड स्काई पियर्स के साथ स्किल ट्री के सबसे ऊंचे ग्रुप में आता है। कीमत 200 अनलॉक पॉइंट्स। ये ताकत उतनी ही बढ़ा देता है जितना एक पूरा विकास इवोल्यूशन बढ़ाता है। 40 लेवल के दबाव की भरपाई ने आइस फिनिक्स के ऊंचे लेवल के फायदे को खत्म कर दिया था। और आखिरकार रैपिड रिजनरेशन, तेजी से ठीक होना, वो मामूली सा कौशल जिसे मैंने पहले बेकार समझकर छोड़ दिया था, अब उसका समय आ गया था।
ड्रैगन ने बताया कि उसने अपने लगभग सभी अनलॉक पॉइंट्स खर्च करके ऐसी शक्तियां हासिल की हैं जो उसे आइस फिनिक्स के सामने टिकने का मौका देती हैं। इसमें सेहत और जादुई ताकत को अपने आप बहाल करने की क्षमता शामिल है। आइस फिनिक्स ने जब अपनी पुरानी चाल चलते हुए अपनी बर्फीली कठपुतलियों को मदद के लिए बुलाना चाहा तो वो दंग रह गई, क्योंकि कोई भी कठपुतली उसकी मदद के लिए नहीं आई। दरअसल पिछले दिनों में ड्रैगन ने घाटी की हजारों कठपुतलियों को एक एक करके खत्म कर दिया था। आइस फिनिक्स को इस बात का अंदाजा इसलिए नहीं लगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में फैली कठपुतलियों की निगरानी करना उसके लिए भी नामुमकिन था। ड्रैगन ने उसे समझाया कि वो अपने अतीत और मरे हुए बच्चे की यादों में इतनी खोई हुई है कि वो वर्तमान को देख ही नहीं पा रही, जबकि ड्रैगन अपनी खोई हुई चीज़ों से सीखकर आगे बढ़ चुका है। जब ड्रैगन ने बेबीलोन का नाम लिया तो आइस फिनिक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी जादुई ताकत अपने पंखों में समेट ली, जिससे वे 7 रंगों की रोशनी से चमकने लगे। हवा जमने लगी और उसने अपना सबसे विनाशकारी हमला शुरू किया। दूसरी ओर ड्रैगन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक ऐसा जबरदस्त प्रहार किया जैसे उसके मुंह से कोई दहकता हुआ सितारा निकला हो। आग और बर्फ के इस महामुकाबले में एक तरफ सब कुछ जम रहा था तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी बर्फ पिघलने लगी। जब ये दोनों विपरीत ताकतें आपस में टकराईं तो एक भयानक धमाका हुआ जिसने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया। जो अंधी कर देने वाली रोशनी फूटती है वो हर वर्णन से परे है। बहुत पहले जब कालकोठरी पहली बार बनी थी तो यहाँ सिर्फ अराजकता थी। प्राचीन काल में यहाँ लाए गए जानवर 5 मंजिलों को आपस में बांटने के लिए क्रूर और खूनी युद्ध लड़ते थे। उस अंतहीन कत्लेआम के अनगिनत सालों के बाद एक फीनिक्स का जन्म हुआ। अपनी शक्ति के बल पर उसने सारी लड़ाई खत्म कर दी और इस 5 मंजिला कालकोठरी के भीतर शांति की एक जगह बनाई। एक समय ये जगह पक्षियों के चहकने से गूंजती थी और जमीन के हर इंच पर गर्माहट और फूल खिले होते थे। यहाँ तक कि बेबीलोन, जो अंतिम बॉसों में से एक है, उसकी शांति में रहने के लिए 3री मंजिल पर आया था। बाद में फीनिक्स ने अपने पुनर्जन्म की शक्ति का इस्तेमाल किया, समय समय पर दुनिया की नफरत को सोखकर खुद को आग में झोंक दिया और राख से दोबारा उठकर उस सारी नफरत को इस स्वर्ग से दूर ले गई। जब तक कि एक दिन फीनिक्स का एक बच्चा नहीं हुआ। बच्चे ने अपनी माँ की जिम्मेदारियां संभाली और कालकोठरी की इस 3री मंजिल के स्वर्ग की देखभाल में मदद करने लगा। लेकिन फीनिक्स और उसके बच्चे को ये नहीं पता था कि नफरत और लालच को कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। लेवियाथन, कालकोठरी का स्वामी, यहाँ के जानवरों को इतनी आसानी से रहने नहीं दे सकता था। जानवरों को जानवर ही रहना चाहिए, मारने, विकसित होने और ठंडे रहने के अंतहीन चक्र में फंसे हुए। इसलिए लेवियाथन 3री मंजिल पर आया, फीनिक्स के बच्चे को मार डाला और 3री मंजिल के सभी जानवरों की बुद्धिमानी छीन ली, जिससे वे बिना दिमाग वाली सिर्फ मारने की मशीनें बनकर रह गए। फीनिक्स को आज भी याद है कि उसके बच्चे ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा था, कितना अच्छा होता अगर ये शांति हमेशा बनी रहती, काश हम इस कालकोठरी के श्राप को तोड़ पाते। बेबीलोन, तुम लेवियाथन के बराबर इस कालकोठरी के स्वामी हो। तुमने चुपचाप खड़े होकर लेवियाथन को वो सब कुछ क्यों नष्ट करने दिया जो मैंने यहाँ बनाया था? उस सवाल के जवाब में बेबीलोन का जवाब सिर्फ 3 शब्द थे, मैंने कोशिश की थी। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। मरती हुई आइस फीनिक्स का सामना करते हुए मेरी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया और उसकी जगह उस करुणा ने ले ली जिसे मैंने अपने अंदर कहीं गहरा दफन कर दिया था। अपने आखिरी पलों में आइस फिनिक्स अपनी नज़रें मुझ पर टिका देती है। मैं बस चीज़ों को वैसा ही चाहती थी जैसा वे पहले थीं। सब लोग शांति से रहें, इस दुनिया में और हत्या न हो। लेकिन तुमने जो किया है वो मारने से भी ज़्यादा क्रूर है। मैंने इस दुनिया को वैसा बनने से मना कर दिया था जैसा लेवियाथन चाहता था। मैं सिर्फ 3री मंजिल की शांति की रक्षा करना चाहती थी और उस श्राप को तोड़ना चाहती थी जो जानवरों को इस कालकोठरी से बांधता है। लेकिन तुमने जो किया है वो बिल्कुल वही है जो लेवियाथन चाहता है। तुम खुद वही जानवर बन गए हो जिसकी लेवियाथन इच्छा करता है। आइस फिनिक्स अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो अभी मरी नहीं है। वो बस इन आखिरी पलों में और कुछ कहना नहीं चाहती। मैं आइस फिनिक्स को देखता हूँ और तब तक सोच में डूबा रहता हूँ जब तक कि वो अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेती। मैं एक शब्द भी नहीं कहता। मैं तुम्हारे लिए उस श्राप को तोड़ दूंगा। ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे क्योंकि वे सच नहीं हैं। भले ही मैं एक दिन लेवियाथन को मार दूं और इस कालकोठरी को छोड़ दूं, उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा जानवर खड़ा हो जाएगा। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी जैसी महानता के काबिल नहीं हूँ। इतने बड़े सपने और कुछ नहीं बल्कि भ्रम है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बगल के लोग गायब होना बंद हो जाएं। आखिर में मैं वही कहता हूँ जो वास्तव में मेरे दिल में है। पता नहीं ये मेरा भ्रम है या नहीं, लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, आइस फिनिक्स के बेजान चेहरे पर पछतावे के जो भाव थे वे धीरे धीरे मिटने लगे और उनकी जगह शांति की एक हल्की सी झलक आ गई। एक हल्की सी चटकने की आवाज़ के साथ आइस फिनिक्स का शरीर पूरी तरह टूटकर बिखरी हुई बर्फ के ढेर में बदल गया। सूचना:
लेवल बढ़कर 17 हो गया। मुख्य लक्ष्य पूरा हुआ। 80 अनलॉक पॉइंट्स मिले। आइस फीनिक्स की मौत के साथ ही ग्लेशियर टूटने लगे और तापमान काफ़ी बढ़ गया। मैंने अपनी नज़र घुमाई और पास के एक कोने में मुझे वो बर्फ़ का अंडा दिखा जिसमें कैटगर्ल थी। उसकी मौजूदगी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वो जिंदा थी। आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। जैसे ही मैं कैटगर्ल को आज़ाद करने के लिए बर्फ़ के अंडे की तरफ बढ़ा, आइस फीनिक्स के अवशेषों के बीच अचानक कुछ हलचल हुई। मलबे में से कुछ लुढ़क कर बाहर आया। उत्सुकता में मैं पास गया और उसे उठा लिया। वो मेरी पकड़ में रेशम जैसा चिकना और गर्म महसूस हो रहा था, जैसे कोई कीमती पत्थर हो। वो बर्फ़ के अंडे के आकार का एक गोला था जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रुको, क्या ये एक दिव्य संदूक, डिवाइन बॉक्स है? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, नन्हे। ये एक ऐसा खजाना है जो 150 लेवल से ऊपर के जानवर के मरने पर सिर्फ 1000 में से एक बार ही मिलता है।